Hello everyone and welcome to this workshop where we'll revise all the concepts of quants which are important for your MHCET 2023 point of view. Okay, so ये टाइटल देखते ही you will ask me a question, क्या सर इतने सारे कॉन्सेप्ट्स है quants में, ये एक ही वीडियो में आप सारे कॉन्सेप्ट्स बता दोगे? हाँ, वही कर रहे हैं आज हम। ओके, एक ही वीडियो में हम सारे कॉन्सेप्ट्स देख लेंगे। ओके, विच विल हेल्प यू टू रिवाइज quants वेरी इजली। अब तुम मुझे एक और क्वेश्चन पूछेंगे, सर ये सब कैसे पॉसिबल हो रहा है? ओके, ये सब पॉसिबल हो रहा है बिकॉज ऑफ आर MHCET 99। क्या होता है MHCET 99? ये हमारे 99 परसेंटाइल वर्कशॉप्स है। ओके, तो पहले तो ये सुन लो, ये क्लासेस नहीं है, ये वर्कशॉप है। तो वर्कशॉप में हम करते क्या है? वर्कशॉप में हम ये देखते हैं कि चलो ठीक है, ये चैप्टर है लेट्स से प्रॉफिट एंड लॉस और से परसेंटेज और से SIC है। उसमें हम ये देखते हैं क्या ये जो चैप्टर है इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब जो प्रॉब्लम बन रहे इस चैप्टर में वो किस बेसिक कॉन्सेप्ट से बन रहे। एक बार वो कॉन्सेप्ट समझ गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस कॉन्सेप्ट से अलग अलग स्टोरी देखते हैं। अच्छा, यही कॉन्सेप्ट यूज करके ये स्टोरी लिया और ये प्रॉब्लम बनाया। यही कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट है, इससे एक और स्टोरी लिया, एक और प्रॉब्लम बनाया। यही कॉन्सेप्ट है, इससे एक और स्टोरी लिया और प्रॉब्लम बनाया। तो कॉन्सेप्ट तो वही रहता है। इट इज जस्ट दैट वो कॉन्सेप्ट को अलग अलग स्टोरी में फिट कर करके वो हमारे लिए एग्जाम में नए नए प्रॉब्लम्स बनाते। ओके, सो स्टोरी कम देखोगे तो चलेगा, बट एक बार कॉन्सेप्ट पता चल गया ना, स्टोरी कुछ भी आने दो, क्या फर्क पड़ता है, राइट? वो स्टोरी किसी का भी हो, बिजनेसमैन का हो, बैंक का हो, कस्टमर का हो, ओके, इंडिविजुअल का हो, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का हो, किसी का भी स्टोरी हो, कोई भी सिनारियो, क्या फर्क पड़ता है वंस यू नो द कॉन्सेप्ट वेरी वेल। ओके, तो अभी हम वही करने वाले। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से परसेंटेज का चैप्टर उठाया, कॉन्सेप्ट देख लिया, कॉन्सेप्ट के बाद ये समझा, अरे चलो ये कॉन्सेप्ट से ऐसा ऐसा स्टोरी बन सकता है, तो कैसे स्टोरी बन सकता है ना, वो भी हमने देख लिया। उसे हम बोलते हैं टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो कॉन्सेप्ट यही है, उसके बाद स्टोरी नंबर 1 टाइप 1, ठीक है, स्टोरी नंबर 2 टाइप 2। तो वैसे बस वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करते रहते अलग अलग स्टोरी में, और वहीं से आ रहा है ये वर्कशॉप। ओके, सो इफ यू वांट टू चेक दिस इन डिटेल, जस्ट डाउनलोड 2Campus का एप्लीकेशन। ओके, वहां पे यू विल गेट MHCET एज एन एग्जाम, उसे सिलेक्ट करो। एज सुन एज यू गो देयर, वहां पे एक वीडियो कोर्स मिल जाएगा which has pre-recorded videos। अब तक उसमें अराउंड 35 वीडियोस अपलोडेड है, बट एवरी डे 1 वीडियो गेट अपलोडेड एंड टिल February एंड विल फिनिश आवर सिलेबस। ओके, ऐसे ही पढ़ रहे, जो मैंने बताया ना वैसे ही पढ़ रहे हैं हम उस वर्कशॉप में। कुछ वीडियोस फ्री भी है वहां पे, यू कैन जस्ट गो आउट, चेक इट देयर एंड अंडरस्टैंड व्हाट एम आई ट्राइंग टू से। ओके, कैसे हम कॉन्सेप्ट, एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं आज तक ना, यू मस्ट हैव नॉट हर्ड ऑफ दिस, यू आर ना क्वाइट यूज्ड टू दोस कोचिंग क्लासेस मेथड। ओके, एक चैप्टर ले लिया, उस पे 10 प्रॉब्लम्स ले लिया, 10 प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, हो गया इस पे चैप्टर, जाओ अपने मटेरियल सॉल्व करो इसके बाद। ओके, व्हिच इज आई फील इट्स अ क्राइम, ओके, टू टीच इन दैट वे, बिकॉज यू आर नॉट जस्टिफाइंग टू दैट सब्जेक्ट, you are not justifying the student। so ये सारी चीजें हमने चेंज कर दी। okay, as soon as I understood this, since the last 7 years of teaching, we had changed everything। तो बस कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, हर एक चैप्टर में ऐसे हो रहा है, यू पिक अप एनी चैप्टर, नॉट ओनली कॉन्ट। अभी नेक्स्ट इसके बाद आएगा वीडियो ऑफ LR, वेयर विल सी ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ LR। ओके, एंड विल डू द सेम थिंग। कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसको अप्लाई करते जाओ, एक प्रॉब्लम पे, अलग अलग स्टोरी पे, और वो कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से समझ जाएगा। इतनी सारी स्टोरी में अप्लाई किया ना, तो कॉन्सेप्ट तो समझना ही है, कॉन्सेप्ट कहाँ भाग के जा रहा है, तो वो तो एकदम फिट हो जाएगा। बस स्टोरी में ढूंढना, अरे ये वो कॉन्सेप्ट वाला स्टोरी, अच्छा, अरे ये वो कॉन्सेप्ट वाला स्टोरी, अच्छा, बस कॉन्सेप्ट पढ़ने। ओके, और अब मैं क्या कर रहा हूँ इस वर्कशॉप में, उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहा हूँ। ओके, बट बी वेरी कॉशियस हियर। क्यों? क्योंकि आप परसेंटेज हम कितने घंटे के लिए पढ़ रहे हैं, वी विल बी स्टडिंग परसेंटेज इन वर्कशॉप फॉर अराउंड 4 आवर्स। ओके, और यहां पे मैं परसेंटेज के कॉन्सेप्ट बता दूंगा इन 5 मिनट्स। तो कॉन्सेप्ट ये है, और उस पे ऐसे 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 स्टोरी बन सकता है बस, बट उस स्टोरी को डिटेल में जीना, उस स्टोरी को डिटेल में समझना, वी हैड डन इट इन द वर्कशॉप। ओके, सो करंटली आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, बट ये बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, बिकॉज अभी क्या होगा, ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारा दिमाग एकदम क्लियर हो जाएगा। अच्छा, परसेंटेज में बस इतना ही है, इतने ही टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, बस यही कॉन्सेप्ट है। TSD में बस यही कॉन्सेप्ट है, इतने ही टाइप के प्रॉब्लम आते हैं। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस में बस यही कॉन्सेप्ट है, इतने टाइप के प्रॉब्लम आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस इतना ही पढ़ना है, क्लैरिटी आ जाएगा, राइट? जो किसी बुक पढ़ने से भी नहीं आ सकता, बिकॉज बुक इज मेड फॉर योर कैट एग्जाम, नॉट फॉर CET। तो CET के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनली फॉर CET। ओके, अब इसको किसी और एग्जाम से कंपेयर मत करना। सो CMAT के लिए भी ये चलेगा, मोर और लेस चलेगा, बट अगेन दिस इज नॉट फॉर CMAT, दिस इज जस्ट लुकिंग एट द प्रीवियस पेपर ऑफ MHCET एंड दिस वर्कशॉप इज क्रिएटेड। ओके, सो स्पेशली only and only for Maharashtra CET, this video would be very much useful, right? So let's begin with this now। okay, हो गया हमारा इंट्रोडक्शन।
पता चल गया तुम्हें क्या कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास जो डेडलाइन है 18 और 19 ऑफ मार्च को हमारा एग्जाम होने वाला है। अब इसका थोड़ा मैं आइडिया दे देता हूँ हम उस वर्कशॉप में कैसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि फिर तुम्हें आइडिया आ जाना चाहिए कि अरे वहां पे तो ये 4 घंटे का वर्कशॉप है, यहाँ पे हम 5 मिनट में देख रहे हैं। अच्छा, तो फिर ऑब्वियसली मुझे ये तो समझ गया कि इस टॉपिक में क्या क्या चीज है, बट कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें नहीं समझेगी। वो समझ जाएगा कि इसका सिलेबस क्या है, बहुत क्लियर हो जाएगा। बट फिर वो स्टोरी को यू हैड नॉट लिव्ड ना। हाँ, इफ यू हैड नॉट लिव्ड दैट स्टोरी, इफ यू हैड नॉट लिव्ड दैट कॉन्सेप्ट, इफ यू हैड नॉट प्रैक्टिस्ड इनफ ऑन दैट कॉन्सेप्ट, तो इतनी अच्छी तरीके से तो वो दिमाग में जाने वाला ही नहीं है ना। 4 घंटे को 5 मिनट से थोड़ी रिप्लेस कर सकते हो। ओके, दैट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। सो आई एम टेलिंग यू क्या कर रहे हैं हम, सिर्फ क्यूए की बात कर रहे हैं आज। एलआर वीआरसी ये सब बात ही नहीं कर रहे हैं आज, सिर्फ कॉन्ट्स में हम 51 आवर्स दे रहे हैं उस वर्कशॉप के लिए। उसके बाद हम 30 टॉपिक टेस्ट सॉल्व करेंगे विच इज देयर ऑन द वेरियस टॉपिक। अभी कॉन्सेप्ट तो समझ गया, उसके बाद तुमने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम भी देख लिया कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट को इस स्टोरी में डाला तो ऐसे टाइप का प्रॉब्लम बनता है, और ऐसे ही अपना सीईटी इतने सालों से पूछ रहा है। बट वो फिर तुम खुद तो अप्लाई करो, जब तक तुम खुद अप्लाई नहीं करोगे कॉन्फिडेंस कहां से आएगा। इसके लिए है टॉपिक टेस्ट। फिर आ जाएगा सेक्शनल टेस्ट विच इज ऑन द ऑल द स्टोरी। अभी एक स्टोरी आ रहा है एसआईसी आएगा, एक स्टोरी आ रहा है टीएसडी का, एक स्टोरी आ रहा है रेशियो प्रोपोर्शन का, एक स्टोरी आ रहा है मेंसुरेशन का। सब एक साथ अप्लाई करो ना, दिमाग को ट्रेन करो ना उस चीज के लिए, इसलिए सेक्शनल टेस्ट। और फाइनली आएगा मॉक टेस्ट। तो आज इन सारी चीजों की बात ही नहीं हो रही, आज सिर्फ क्यूएडीआई की बात हो रही। अभी 51 आवर्स का ना स्प्लिट अप देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 46 आवर्स स्पेंड कर रहे हैं ऑन वेरियस टॉपिक्स। सो नंबर सिस्टम 8 आवर्स पढ़ेंगे, ये 16 to 20 आवर्स हो जाएगा। अरिथमेटिक अलजेब्रा हो जाएगा 7 आवर्स, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन वुड बी 9 आवर्स एंड देन दिस 6 आवर्स। इसका फर्दर स्प्लिट अप भी है। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इन आवर 99 परसेंटाइल वर्कशॉप। ओके, जो 60 डेज में हम बोल रहे हैं हम सिलेबस क्रैक करेंगे, तो उसमें हम 51 आवर्स दे रहे कॉन्ट्स को। उसमें भी हमारा स्प्लिट अप बहुत है ना, प्रिसाइज है। ये सारी चीजें हमने कवर की है 60 डेज के हाउ टू क्रैक एमएचसीईटी इन 60 डेज उस वीडियो में। सो यू कैन चेक इट देयर, वहां पे इन डिटेल। अभी मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा आइडिया ले लो। ओके, बिकॉज ये सारे चैप्टर से मैं क्या तुम्हें बताने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट। ठीक है, बॉड मास, नंबर सीरीज, इन सारे चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं और फिर उनसे प्रॉब्लम कैसे बनते हैं हम वो देख लेंगे। सो सी कितने टाइम दे रहे हैं हम यहाँ पे। तुम्हें क्या दिख रहा होगा, परसेंटेज दिख रहा होगा फॉर अराउंड 2 आवर्स, बट ये जाएगा अराउंड 4 आवर्स। सो ये बन जाएगा अराउंड 20 आवर्स। वही 51 to 55 आवर्स में हमारा ये पूरा वर्कशॉप फिनिश हो जाएगा। ओके, सो इतना टाइम हम ये टॉपिक के लिए दे रहे। अगेन मेंसुरेशन यहाँ पे आ रहा है एंड देन वी आर गिविंग सो मच ऑफ टाइम टू दीज मेनी टॉपिक्स। वैसे ही आ जाएगा हमारा algebra and we are giving so much of time to these many topics such that 7 hours here and finally we come to our modern maths जहाँ पे ये दो टॉपिक आते हैं, हम इतना टाइम दे रहे हैं वहां पे। एट द सेम टाइम वी गेट आर DI जहाँ पे हम सिर्फ चार्ट एनालिसिस का स्किल्स सीख रहे। ये सब मैं पहले बता चुका हूँ, क्या इसमें जरूरी नहीं है कि कौन सा चार्ट आ रहा है, बस चार्ट एनालिसिस के लिए वो जो स्किल्स चाहिए होता है, जो कॉन्सेप्ट चाहिए होते हैं वो पता होने चाहिए। तो वो अगेन विल फिनिश दिस इन अराउंड 5 to 7 आवर्स। सो 51 to 60 आवर्स में हमारा कॉन्ट्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, उसको अभी हम क्रंच कर रहे हैं एंड वी आर टेकिंग एवरी टॉपिक फॉर 5 मिनट्स। ओके, सो दैट यू गेट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट टॉपिक वेरी क्लियर इन योर ब्रेन कि अच्छा यही कॉन्सेप्ट से टॉपिक पे प्रॉब्लम बन रहा है। मैं तो इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, मुझे तो बताया गया था कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, तो मैंने तो इस चैप्टर पे 300 प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। ओके, विच इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। इफ यू अंडरस्टैंड कि वो 300 प्रॉब्लम तो ये 2 ही कॉन्सेप्ट से बने, ये 3 ही कॉन्सेप्ट से बने। इतने 300 प्रॉब्लम क्या 30 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते, बहुत हो जाता। Why did you go for those 300 problems? Waste of time. हाँ, टाइम इतना ही है ना तो सही जगह पे लगाओ ना, मॉक टेस्ट सॉल्व करो ना, राइट। और कॉन्सेप्ट थोड़ा दूसरे चैप्टर से, तो यूज योर टाइम वेल। So this is how this video will help you to channelize your energy in the right direction, because इसके बाद per topic in quant तुम्हारा सिलेबस उस टॉपिक से कैसे टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, कितने कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, वो बहुत ज्यादा क्लियर होगा, राइट। एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू अचीव विद दिस workshop. Okay, so let's begin with our first topic now. So let's start with our first chapter which is time, speed and distance. Okay, so time, speed and distance में कैसे टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, ट्रेन्स पर प्रॉब्लम आते हैं, बोट्स पर प्रॉब्लम आते हैं, रेसेस पर प्रॉब्लम आते हैं। रेस इन द सेंस 2 टाइप का रेस हो जाएगा। अगर लाइन में भगा रहा है तो बोलेगा लीनियर रेस, सर्कल में भगा रहा है तो बोलेगा सर्कुलर रेस। ओके, अब समझना क्या है यहाँ पे, ये जो चारों टाइप के प्रॉब्लम है इनमें अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ट्रेन्स का एक कॉन्सेप्ट है, देन बोट्स का कुछ कॉन्सेप्ट है, देन योर लीनियर एंड सर्कुलर रेसेस के कुछ कॉन्सेप्ट है। एक बार वो कॉन्सेप्ट समझ गए, देन सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज लाइक अ स्टोरी। ओके, वो कॉन्सेप्ट तो स्टोरी में डाल दिया, तो बस तुम्हें समझना है कि अच्छा ये स्टोरी में यही कॉन्सेप्ट है और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो वैसे ही हम देखेंगे क्या ट्रेन्स, बोट्स, रेसेस में कैसे टाइप की स्टोरी बन सकती है और कौन से कॉन्सेप्ट है। तो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद ट्रेन। अभी यहाँ पर एक ही फॉर्मूला है in the entire chapter, no matter what kind of problem you are solving, time is equals to distance upon speed. ये तुम बोलोगे सर ये कैसे आया,
तुम किसी भी व्हीकल का स्पीड कैसे लिखते हो, वो व्हीकल ने 30 किलोमीटर पर आवर गया, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना टाइम, करेक्ट ना, उसी से ही लिख दिया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वन एंड द सेम थिंग। यहाँ पे चैप्टर में होगा क्या, यहाँ पे तुम्हें तीन चीज दिख रही है, स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम है, तीनों में से दो चीज दी गई होगी, एक चीज पूछी होगी, दैट विल बी योर क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पे चेंज क्या होगा, अभी हम पर्टिकुलरली ट्रेन वाले प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं ना, तो ट्रेन वाले प्रॉब्लम्स में चेंज क्या होगा, डिस्टेंस चेंज होगा, अलग अलग सिनारियो देंगे, उसमें डिस्टेंस चेंज होगा। जैसे ट्रेन ट्री को क्रॉस कर रहा है तो डिस्टेंस क्या लिखोगे, ट्रेन ब्रिज को या टनल को क्रॉस कर रहा है या प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है तो डिस्टेंस क्या लिखोगे, ट्रेन एक दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रहा है तो डिस्टेंस क्या लिखोगे। ओके, एट द सेम टाइम कभी कभी स्पीड भी चेंज होगा। स्पीड कैसे चेंज हो सकता है, अगर ट्रेन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है तो स्पीड चेंज नहीं होगा, ब्रिज है, टनल है, ट्री है तो प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेन का ही स्पीड लिखोगे। बट ट्रेन एक दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रहा है और दोनों ट्रेन एक साथ भाग रहा है, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, दैट डजंट मैटर, बट दोनों ट्रेन अगर एक साथ मूव हो रहे हैं तब कॉन्सेप्ट आएगा रिलेटिव स्पीड का, तो उस वक्त हमारा स्पीड भी चेंज होगा। टाइम का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इतने टाइम, अभी टाइम में क्या देखना होता है, इतने टाइम, समझो मैंने स्टॉप वॉच स्टार्ट किया, अभी हो गया स्टॉप वॉच स्टार्ट, अभी मैंने स्टॉप वॉच बंद किया कुछ देर बाद, तो 20 सेकंड हो गए समझो, उस 20 सेकंड में ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। हमेशा टाइम और डिस्टेंस को ऐसे सोचना है। ओके, तो फिर ऐसे टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करना काफी इजी हो जाएगा। तो इसमें वही थोड़ा समझ लेते हैं अभी इसे हम लेक्चर में, वर्कशॉप में, सॉरी लेक्चर्स होते ही नहीं हमारे, वर्कशॉप होते हैं, तो वर्कशॉप में हम इस चीज को डिटेल में देखेंगे इन 3 आवर्स, हाउ टू डील विद दिस। करेंटली मैं जस्ट बता रहा हूँ क्या होगा। तो अभी देखो हमारा फर्स्ट टाइप है, टाइप मीन्स हमारा स्टोरी, कॉन्सेप्ट तो समझ गया ना, हाँ यही था, ये फॉर्मूला है बेसिक वाला, उसमें से क्या क्या चीज कब कब चेंज होगा ट्रेन में वो भी हमने देख लिया। अब वो थोड़ा और विजुअलाइज कर लेते, जो भी मैंने बोला ना, अब तुम बोलोगे क्या सर हवा में बात कर रहे हो, कभी स्पीड ऐसा रिलेटिव होगा, कभी डिस्टेंस ये लिखोगे, नहीं, अभी थोड़ा इसको विजुअलाइज कर लेते ना तो और अच्छे से समझ जाएगा। तो अभी देखो, ये ट्रेन इज क्रॉसिंग अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैविंग नेग्लिजिबल लेंथ, तो ट्रेन ट्री को क्रॉस कर रहा है, तो सब सोचो, अभी मैंने स्टॉप वॉच स्टार्ट किया, हाँ स्टॉप वॉच चालू है, स्टॉप वॉच चालू है, स्टॉप वॉच चालू है, स्टॉप वॉच चालू है, अभी स्टॉप वॉच बंद हुआ। तो ये जो टाइम था जब से स्टॉप वॉच स्टार्ट हुआ बंद हुआ, उसमें ट्रेन ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, खुद का लेंथ है ना, उतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस लिख दोगे, ट्रेन का लेंथ, स्पीड क्या होगा, जो भी ट्रेन का स्पीड है, क्योंकि ट्री थोड़ी मूव हो रहा है, स्पीड चेंज कब होता है, जब भी दोनों ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है ना, वही बोल रहा था मैं। ओके, सो ट्रेन इज क्रॉसिंग अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैविंग नेग्लिजिबल लेंथ, क्यों नेग्लिजिबल लेंथ, क्योंकि ट्री का लेंथ इज नथिंग एज कंपेयर्ड टू ट्रेन का लेंथ, ट्रेन का लेंथ है लेट्स से 500 मीटर्स, तो ट्री का लेंथ है 0.0001 मीटर, तो फिर क्या कंपेयर कर पाओगे क्या, नहीं, तो इसलिए हम बोलते हैं नेग्लिजिबल लेंथ। अभी ट्री की जगह वो पोल दे देगा, मैन दे देगा, एनीथिंग दैट इज स्टेशनरी, ये कॉन्सेप्ट जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या लिखना है, लेंथ ऑफ द ट्रेन, हो गया। दूसरा आता है ट्रेन इज क्रॉसिंग अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैविंग सम लेंथ, तो इस बार ट्रेन जो है वो ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, ब्रिज का कुछ तो लेंथ है ना, हाँ बहुत ज्यादा लेंथ है एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन, राइट। तो अभी डिस्टेंस क्या होगा, तो पहले देखो स्टॉप वॉच स्टार्ट हुआ, हाँ अभी हुआ स्टॉप वॉच स्टार्ट, स्टॉप वॉच चालू है, स्टॉप वॉच चालू है, स्टॉप वॉच चालू है, अभी स्टॉप वॉच बंद हो रहा है अभी। तो ट्रेन ने जब स्टॉप वॉच स्टार्ट हुआ और बंद हुआ उतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, खुद का लेंथ और ब्रिज का लेंथ, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट सॉरी प्लस द लेंथ ऑफ द ट्रेन, वो हो गया मेरा डिस्टेंस। स्पीड क्या होगा, वही ट्रेन का स्पीड, तो स्पीड चेंज नहीं होता है, जब भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो स्पीड चेंज नहीं होगा। ओके, वो तभी होता है जब दूसरा ऑब्जेक्ट भी मूव हो रहा है, अगर ब्रिज भी मूव करना स्टार्ट होता तो हम सोचते हैं स्पीड के बारे में, राइट। तो इसमें डिस्टेंस क्या होगा, सिर्फ इतना याद रखो, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन। ओके, इसे आगे हम डिटेल में वर्कशॉप में देखते हैं। अभी हम आते हैं अपने टाइप 3 एंड टाइप 4 पे। हर एक टाइप क्या होता है, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, हमारे लिए टाइप होता क्या है, टाइप मीन स्टोरी, कॉन्सेप्ट देख लिया ना, हाँ अभी देखो ना वो स्टोरी में कैसे कॉन्सेप्ट फिट होता है। अभी ये एक ट्रेन है, एक दूसरा ट्रेन है, दोनों ट्रेन के बीच में डिस्टेंस जो है 0 है, वो पूछ रहा है ये एक्सप्रेस ट्रेन इस लोकल ट्रेन को कितने टाइम में क्रॉस करेगा, राइट। तो अभी तुम्हें पहले क्या देखना है, चलो टाइम पूछ लिया, तो स्टॉप वॉच स्टार्ट कब हुआ, अभी स्टॉप वॉच स्टार्ट है, ओके स्टॉप वॉच चालू है, स्टॉप वॉच चालू है, स्टॉप वॉच चालू है, स्टॉप वॉच चालू बंद हो गया, अभी स्टॉप वॉच बंद हो गया। तो उतने टाइम में ये एक्सप्रेस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, खुद का लेंथ प्लस लोकल ट्रेन का लेंथ, तो डिस्टेंस वही हो गया, ये ब्रिज वाला ही सेम जा रहा है, राइट। एक ऑब्जेक्ट क्रॉस कर रहा है तो ऑब्जेक्ट का लेंथ प्लस ट्रेन का लेंथ, तो डिस्टेंस समझ गया। टाइम तो पूछा है, स्पीड क्या होगा, बस स्पीड के लिए ना यहाँ पे सोचना पड़ता है। तो अभी मैं थोड़ा सोचना स्टार्ट करता हूँ। अगर ये स्टेशनरी होता, समझो ये लोकल ट्रेन ऐसे कार शेड में खड़ा होता, तो मैं स्पीड क्या लिख देता, ये तो ये ब्रिज वाला प्रॉब्लम बन गया ना, मैं फिर लिख देता स्पीड क्या होगा, एक्सप्रेस ट्रेन का जो भी स्पीड है स्पीड की जगह पे लिख दो। बट अभी ऐसे नहीं हो रहा है, अब क्या हो रहा है समझो, एक सेकंड में क्या हो रहा है, ये ट्रेन जो है ना ये 20 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड है, तो ये एक सेकंड में 20 मीटर से आगे जाएगा। बट ये बोलेगा अच्छा तू आगे जा रहा है, मैं भी आगे जा रहा हूँ, मैं तेरे स्पीड को काट रहा हूँ। ओके, और तेरा जॉब क्या है एक्सप्रेस ट्रेन, तेरा जॉब क्या है, तेरा जॉब है मेरे को क्रॉस करना।
तो तू 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है मेरे को क्रॉस करने के लिए? 7.5 मीटर। कैसे नहीं, 7.5 मीटर नहीं, इतना डिस्टेंस 12.5 मीटर। ओके, सिमुलर सर ये कैसे समझा? क्योंकि ये जब 20 मीटर से आगे गया ना तो ये भी 7.5 मीटर से आगे निकल गया। देखो सिनेरियो कुछ ऐसे था, जब यहाँ पे रुके हुए थे कोई प्रॉब्लम नहीं था, अभी ये 20 मीटर से आगे निकला 1 सेकंड में, ये बोला अरे मेरे को क्या ब्रिज समझाएगा, जगह पे रुकूंगा क्या? नहीं, मैं भी आगे निकल जाऊंगा। तो ये 7.5 मीटर से आगे निकला। तो इवेंचुअली ये एक्सप्रेस ट्रेन का काम क्या है? पूरे तरीके से लोकल ट्रेन को क्रॉस करना। तो वो काम करने के लिए, वो डिस्टेंस अचीव करने के लिए, वो डिस्टेंस पूरा क्रॉस करने के लिए उसने 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 12.5 मीटर। क्योंकि वो 20 मीटर से आगे गया तो उसका स्पीड काट दिया लोकल ट्रेन ने, वो भी 7.5 मीटर से आगे गया, तो रिलेटिवली इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 12.5 मीटर। ओके, और इसको ऐसा कोचिंग क्लासेस वाले रट्टा मारते हैं कि व्हेनेवर ट्रेन्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन यू ऑलवेज सबट्रैक्ट द स्पीड। ओके, और ये कभी बच्चे को क्लियर नहीं होता है क्यों सबट्रैक्ट करते हो। आई थिंक हमारे तो कॉन्सेप्ट वर्कशॉप में ये क्लियर हो गया। ओके, सो एक्चुअल वर्कशॉप में तो हम इसे नेक्स्ट लेवल पर सोचते हैं। सो डन। अभी यहाँ पे क्या आ रहा है? पहली बार स्पीड चेंज हो रहा है। डिस्टेंस तो हमें पता है ना क्या है, तो वो तो जब मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा था ना, कभी कभी स्पीड भी चेंज होगा, तो एक्चुअली मैं ये बोलना चाह रहा था कि जब भी दो ऑब्जेक्ट मूव होंगे और स्पीड कुछ इस तरीके से चेंज होगा। ओके, अभी हम आ जाते हैं हमारे टाइप 4 पर। टाइप 4 मींस क्या है? नया स्टोरी। अभी दो ट्रेन है, ये कुछ ऐसे खड़े, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0। पहले वाला ही सिनेरियो है, दो ट्रेन थे, डिस्टेंस बिटवीन देम वाज 0, बट दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे थे। ये भी ऐसे जा रहा था तो ये भी ऐसे जा रहा था। अभी क्या कर रहे हैं? दोनों के बीच में डिस्टेंस 0 है। अभी दोनों एक दूसरे को पूरा क्रॉस करेंगे, ऐसा एक दूसरे का पूरा लेंथ क्रॉस करके ऐसा जाएंगे। ओके, तो फिर अभी क्या होगा? टाइम पूछा है, चलो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या होगा? स्टॉप वॉच स्टार्ट है, स्टॉप वॉच स्टार्ट है, अभी स्टॉप वॉच स्टार्ट हुआ है, ये अभी स्टॉप वॉच स्टार्ट हुआ है, तो उसके बाद क्या है? स्टॉप वॉच चालू है, स्टॉप वॉच चालू है, स्टॉप वॉच चालू है, स्टॉप वॉच चालू, बंद हो गया, स्टॉप वॉच बंद हो गया। तो इतने टाइम में दोनों ट्रेन ने एक दूसरे का लेंथ क्रॉस किया, तो डिस्टेंस क्या होगा? वही जो हमेशा हो रहा है, लेंथ ऑफ टू ट्रेन्स। ओके, स्पीड का क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो स्पीड के लिए मैं क्या करूंगा? अरे इनको जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है ना एक दूसरे का लेंथ, हाँ, तो 1 सेकंड में वो क्या कर रहे? एक दूसरे की हेल्प कर रहे। ठीक है, ये ट्रेन बोल रहा है अपने को ये डिस्टेंस ट्रैवल करना है ना, हाँ बोला थोड़ा मैं आता हूँ, थोड़ा तू आ, थोड़ा मैं आता हूँ, थोड़ा तू आ, थोड़ा मैं आता हूँ, थोड़ा तू आ। तो ऐसा कर करके वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो अगर जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है 1 सेकंड में ये 10 मीटर जाता है तो ये भी x मीटर जाता है। अभी उसने क्या पूछा है? लेंथ ऑफ दिस ट्रेन। ओके, डजंट मैटर, वो तो हम वर्कशॉप में देखेंगे, बट मैं सिर्फ ऐसा बता रहा हूँ कि स्पीड क्या होगा? स्पीड विल बी व्हाट? एडिंग द स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन। तो ये 10 मीटर जा रहा है तो समझो x का वैल्यू है 20, समझ लो ऐसे। तो ये भी कितना जा रहा है? 20 जा रहा है ना, हाँ। तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है? 30 मीटर। तो स्पीड क्या हो गया? 30 मीटर पर सेकंड। सो व्हेनेवर ट्रेन्स ट्रैवल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन यू ऐड द स्पीड। नाउ यू नो व्हाई, क्योंकि जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो दोनों मिलकर ट्रैवल कर रहे हैं। पहले क्या हो रहा था? ये अकेला कर रहा था और ये इसके डिस्टेंस को काट रहा था। ये बोला मैं आऊंगा, तेरे आगे जाऊंगा, बोला जाएगा तू, रुक मैं आगे जाता हूँ, मैं और आगे जाऊंगा, बोला मैं आगे जाता हूँ। तो उसके डिस्टेंस को काट रहा था, इसलिए स्पीड सब्ट्रैक्ट कर रहे थे कि 1 सेकंड में कितना मीटर ये वाला ट्रैवल कर रहा है टू क्रॉस दिस। अभी हम ये देख रहे हैं 1 सेकंड में ये दोनों कितना ट्रैवल कर रहे हैं टू अचीव द डिस्टेंस व्हिच इज क्रॉसिंग ईच अदर, राइट। इसीलिए हम स्पीड ऐड करते हैं। तो अभी क्या हुआ? स्पीड मैंने एक ट्रेन का नहीं लिखा, दोनों का स्पीड ऐड कर दिया। सो व्हेनेवर ट्रेन ट्रैवल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन यू ऐड द स्पीड। अभी बस बाकी का जो है ना वो इनके ऑफस्प्रिंग से, ऑफस्प्रिंग मींस उनके बच्चे इधर से ही निकलते हैं। तो क्या हो रहा है अभी यहाँ पे? दो ट्रेन है, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। तुम बोलोगे सर ये टाइप 3 है, नहीं, थोड़ा अलग है। इस बार दोनों ट्रेन के बीच में डिस्टेंस दिया है और ये पूछ रहा है कि ये ट्रेन इस ट्रेन को कैच कब करेगा। कैच का मीनिंग क्या है? देखो ऐसे, ये इधर है, ये ऐसे आया, अभी तक इधर ही है, देखो ये ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, और ये इसको आके इधर कैच करेगा ऐसे। बट वो भी आगे जा रहा है, समझ रहे हैं ना? वो उसको कैच करेगा। कैच मींस बस इसका इंजन आके इसके लास्ट बुगी को टच करेगा, क्रॉस नहीं करेगा, ओवरटेक नहीं करेगा। तो अभी मुझे समझना है इसमें डिस्टेंस क्या लिखना है। डिस्टेंस क्या लिखोगे इसमें? डिस्टेंस होगा जो भी दो ट्रेन के बीच में डिस्टेंस है, ये वाला 450 किलोमीटर, करेक्ट ना? अभी ये ट्रेन 450 किलोमीटर ट्रैवल करेगा तो इसको कैच कर लेगा, बट ये 150 किलोमीटर आगे जाता है 1 आवर में, तो ये भी x मीटर चला जाता है। ओके, इसको किलोमीटर में हम कन्वर्ट कर लेंगे, वो तो हम देखेंगे वर्कशॉप में। बट बोलना ये चाह रहा हूँ कि स्पीड क्या होगा? टू ट्रेन्स आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, यू विल सबट्रैक्ट द स्पीड। और डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन्स। इसको सिर्फ इसको कैच करना है, क्रॉस नहीं। तो अभी डिस्टेंस तुम ये नहीं लिखोगे लेंथ ऑफ दिस ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ दिस ट्रेन, वो कब होता है? क्रॉस करने में। ये क्या है? कैच है। ठीक सो बस स्टोरी को अच्छे से समझो। अभी इसे डिटेल में तो हम वर्कशॉप में देख रहे हैं। तो फिर ये आ जाता है, वो भी आगे जा रहा है, और फिर ये फाइनली इसे कैच कर लेगा। ओके, सो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन। स्पीड क्या करोगे? ट्रेन ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, यू सबट्रैक्ट द स्पीड, क्योंकि ये कोशिश कर रहा है उसको चेस करने की, ये आगे निकल जा रहा है। ओके, सो इसलिए 150 माइनस x। सो इनफैक्ट उसने x ही पूछा है क्वेश्चन में, व्हिच वी कैन इजीली फाइंड इट आउट, राइट। सो ये चीज यहाँ पे समझना है। अब आ जाता है टाइप 6।
टाइप 6 में क्या है, 2 ट्रेन्स आर ट्रैवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सर ये तो टाइप 4 है। नहीं, ये टाइप 6 है। इस बार दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है। पहले पूछा था डिस्टेंस 0 है, कभी क्रॉस करेंगे। अभी पूछ रहा है ऐसे दोनों कैच कब करेंगे, राइट ना। हाँ, तो ये जहां पे खत्म होता है वहां से टाइप 4 स्टार्ट होता है। ओके, वैसे ही पहले वाले में टाइप 5 जहां पे खत्म होता है, इसने इसको आके ऐसे कैच कर लिया, वहां से टाइप 3 स्टार्ट होता है। अभी बताओ क्रॉस कब करेगा। तो एग्जाम में सोचो वैसे वो स्टोरी बनाएगा, दो टाइप को कंबाइन करके बोलेगा वो कैच करके क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। कॉन्सेप्ट के बाद स्टोरी भी अलग अलग छोटा छोटा देख लिया। अभी 2-3 स्टोरी या 2-3 टाइप कंबाइन करके वो नया प्रॉब्लम बना देगा और ऐसे लोग और ये क्या डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। ओके, बट नहीं, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है सो यू विल फाइंड एवरीथिंग वेरी इजी। ओके, सो अभी यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, दोनों ट्रेन के बीच का डिस्टेंस। स्पीड क्या करोगे, ऐड करोगे, क्योंकि जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करना है दोनों मिलकर ट्रैवल कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं अरे 1000 है ना, रुक मैं 60 आता हूँ, बोलेगा रुक मैं 40 आता हूँ, और आके ऐसे कैच हो जाएंगे। ओके, तो 1 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो यू विल ऐड द स्पीड, खत्म, प्रॉब्लम्स आर ओवर, ट्रेन्स का कॉन्सेप्ट इज ओवर, दैट इज ऑल दैट यू नीड टू नो। अभी इसके बाद हम एक्चुअल वर्कशॉप में इस पे टाइप्स को कंबाइन कर करके प्रॉब्लम पूछते हैं। जैसे एक ट्रेन है, पहले उसने ट्री क्रॉस किया, फिर ब्रिज क्रॉस किया, उसके बाद टनल क्रॉस किया, उसके बाद एक दूसरा ट्रेन है उसको कैच करेगा, तो टोटल कितना टाइम लगेगा। बन गया, ये तो कैट का प्रॉब्लम है, एमएचसीईटी का भी नहीं। ओके, दैट इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम दे कैन आस्क यू। तो जनरली वो दो टाइप कंबाइन करके एक प्रॉब्लम बना देगा, ओके, व्हिच वी विल सी इन डिटेल इन द वर्कशॉप, बट दिस इज द कॉन्सेप्ट and this is how you fit the concept in different story and understand what kind of problem you can expect in your Maharashtra CET exam. So trains के बाद अब हम आते हैं next type of problem which are problem on boats. Okay, so sir boats में कौन से concepts है, कौन से कॉन्सेप्ट हमें पता होनी चाहिए ताकि हम स्टोरी में इजीली फिट करके वो प्रॉब्लम्स जो बोट्स पर आ रहे हैं वो सॉल्व कर पाए। सो बोट्स में जो आता है ना, बोट्स की प्रॉब्लम को जो चीज अलग बनाता है वो है बोट का स्पीड, क्योंकि बोट जो है वो ट्रेन की तरह ट्रैक पर नहीं चल रहा है, वो रिवर में चल रहा है। तो क्या होगा, अगर बोट जो है ऐसा चल रहा है और रिवर भी ऐसे फ्लो हो रहा है, तो वो रिवर क्या करेगा, बोट की स्पीड को ऐड करेगा, तो बोट का नया स्पीड बन जाएगा। बोट का तो स्पीड था बट रिवर ने उसका स्पीड ऐड किया ना, वैसे उल्टा भी हो सकता है, रिवर ऐसे जा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में और बोट ऐसे जा रहा है, तो इस बार जो रिवर है ना वो बोट की स्पीड को काट रहा है, तो एक और नया स्पीड बन जाएगा। ओके, सो वही कॉन्सेप्ट है, देयर आर 4 टाइप ऑफ स्पीड दैट कम्स इन, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, अपस्ट्रीम स्पीड, डाउनस्ट्रीम स्पीड। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर क्या होता है, बोट जो है ना वो रिवर में चल रहा है तो उसका स्पीड क्या होगा। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मींस सिर्फ रिवर का स्पीड कितना है, अगर मैं उसमें पेपर बोट फेंकता हूं तो वो कितने स्पीड से जाएगा, तो रिवर का स्पीड कितना है। डाउनस्ट्रीम स्पीड मींस वो बोट जो है ना वो रिवर के फ्लो के साथ जा रहा है, तो कितना स्पीड होगा, ऐड होगा ना बोट का स्पीड प्लस रिवर का स्पीड। अपस्ट्रीम स्पीड मींस रिवर जो है वो ऐसे फ्लो हो रहा है और बोट जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, उसको बोलते हैं अप, डाउन मींस रिवर के साथ, अप मींस रिवर के ऑपोजिट। तो अभी क्या होगा, वो रिवर बोट के स्पीड को काटेगा। ओके, सो ऐसे 4 टाइप ऑफ स्पीड तुम्हें पता होना चाहिए। अब जब तुम प्रॉब्लम पढ़ोगे तो ये सोचना आ रही है कौन सा स्पीड दिया है, ये स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर है, ये अपस्ट्रीम स्पीड है मतलब ये सब्ट्रैक्ट करके दे रहा है, ये डाउनस्ट्रीम स्पीड है मतलब ये ऐड करके दे रहा है। और बस इतनी चीज पता चल गई तुम्हें, इतना क्लैरिटी हो गया, फिर तो वही है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वो फॉर्मूला यूज करते जाओ, अलग अलग स्टोरी बनाएगा वो, कुछ ऐसे ऐसे अलग अलग स्टोरी बनाते रहेगा, कुछ ये एक स्टोरी है, फिर एक ये एक स्टोरी है, फिर ये एक स्टोरी है। ओके, ऐसा अलग अलग स्टोरी बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। तुम्हें बस प्रॉब्लम देखते ही ये समझना है क्या चारों में से कौन सा स्पीड दिया है, फिर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज करो एंड द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड वेरी इजीली। तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तुम्हें विद रिस्पेक्ट टू बोट्स। फिर हम आ जाते हैं बोट्स के बाद लीनियर रेसेस। अब क्या हो रहा है, भगा रहा है, किधर भगाएगा, लाइन में भगाएगा या तो सर्कल में भगाएगा। अगर लाइन में भगाएगा तो उसे बोलेगा लीनियर रेस, सर्कल में भगाएगा उसे बोलेगा सर्कुलर रेस। तो अभी लीनियर रेस में हमारी एग्जाम में कैसे टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, वी आर स्पेशली टॉकिंग अबाउट एमएचसीईटी। अभी जनरली एमएचसीईटी में रेसेस वाले प्रॉब्लम नहीं आते, आया तो ये सिंपल वाला ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट में आएगा। तो इसमें अगेन ट्रेन का कॉन्सेप्ट पता चला, स्टोरी में फिट किया, बोट्स का कॉन्सेप्ट पता चला और ये पता चला कि वो अलग अलग स्टोरी में ये कॉन्सेप्ट फिट हो सकता है। वैसे इसमें क्या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सो अभी क्या बोलेगा, सी प्रॉब्लम बनते ही ऐसे कि ये महेश है, इसका स्पीड कुछ दिया होगा, शिंजू है और डायना स्मिथ है, तीनों जो है इस ट्रैक पर भाग रहे हैं। ओके, और रेस है, कोई ना कोई जीतेगा कोई ना कोई हारेगा। वो बोलेगा महेश का स्पीड ज्यादा है एज कंपेयर टू डायना। ओके, तो अगर ऐसा है, मुझे जो है ना अभी ये रेस को डेड हीट में फिनिश करना है। डेड हीट में फिनिश करना है इसका मतलब क्या है, महेश और डायना दोनों एक ही टाइम पे फिनिश लाइन क्रॉस करने चाहिए, कोई भी नहीं जीता कोई भी नहीं हारा, दोनों ने एक ही टाइम पे रेस फिनिश किया। तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि महेश का स्पीड तो डायना से ज्यादा है, महेश हमेशा हमेशा जीतेगा ना। बट वो क्या बोल रहा है, दोनों को डेड हीट पे रेस फिनिश करना है, तो महेश को क्या करना होगा, डायना को थोड़ा स्टार्ट देना होगा। महेश डायना को बोलेगा अरे तू एक काम कर डायना, थोड़ा मीटर मुझसे आगे ही खड़ी रहे,
ओके, तो अभी क्या होगा, हम दोनों डेड हीट पे रेस फिनिश करेंगे। ज्यादा आगे खड़ी रह गई तो डायना ही जीत जाएगी ना। ओके, और कम थोड़ा पीछे खड़ी रही तो फिर डायना वैसे ही हार जाएगी। तो एग्जैक्ट क्या डिस्टेंस पे डायना को खड़ा रहना चाहिए, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए थे। इन अ 1 किलोमीटर रेस शिंजू गिव्स महेश गिव्स शिंजू अ स्टार्ट ऑफ 40 मीटर्स। तो महेश अगर 1000 मीटर ट्रैवल कर रहा है तो शिंजू 960 मीटर ट्रैवल करेगा। ओके, उनके डिस्टेंस ही मतलब स्पीड का रेशियो मिल गया। तो महेश कैन गिव डायना स्टार्ट ऑफ 64 मीटर। तो जब महेश 1000 मीटर ट्रैवल करेगा, डायना कितना ट्रैवल करेगी, 936। अभी वो बोलेगा रेस सिर्फ इन दोनों के बीच में, तो जो तुम्हारा शिंजू है वो डायना को कितना स्टार्ट देगा। तो देखो, जब शिंजू 960 मीटर ट्रैवल करता है उतने ही टाइम में तुम्हारी डायना 936 मीटर ट्रैवल करती है। तो ये चेक करना, ये इसका कितना परसेंट है, ये इसका 97.5% है। विच मीन्स तुम्हारा शिंजू जितना भी ट्रैवल करेगा ना, अगर अभी 1000 मीटर का रेस है और शिंजू 1000 मीटर ट्रैवल कर रहा है, तो डायना कितना ट्रैवल करेगी, उसका 97.5 मीटर, विच मीन्स वो 975 मीटर ट्रैवल करेगी। तो अगर रेस को डेड हिट में फिनिश करना है ना, तो शिंजू को डायना को 25 मीटर्स का स्टार्ट देना पड़ेगा। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, सो इसमें फिर अभी हम अलग अलग प्रॉब्लम देखते हैं। कॉन्सेप्ट इतना ही, वो इसको कितना स्टार्ट देगा, क्या दोनों डेड हिट पे रेस फिनिश करेंगे, तो वो उसका कितना परसेंट ट्रैवल करता है। अगेन अभी मैंने बहुत ही सिंपल में बता दिया, बट ये कॉन्सेप्ट इतना ही है। इसी कॉन्सेप्ट पे वो अलग अलग स्टोरी में डाल के प्रॉब्लम पूछता रहेगा। ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन डील विद द प्रॉब्लम ऑन लीनियर रेसेस। लीनियर रेसेस के बाद आता है सर्कुलर रेसेस। सर्कुलर रेसेस में क्या करेगा, वो सर्कल में भगाएगा। तो अभी ये है तुम्हारा हडसन और ये है तुम्हारी डायना। कैसे भाग सकते हैं, एक तो दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे, विच इज लेट्स से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये तो हमें पता है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये भी ऐसे जा रहे हैं, ये भी ऐसे जा रहे हैं, दोनों ऐसे। तो बोलेगा यहाँ पे व्हेन विल दे मीट, कब मिलेंगे। तो ये चीज इसमें समझना है, वो तब मिलेंगे जब, अभी देखो इन दोनों में से स्पीड किसका ज्यादा है, मैथ्यू का स्पीड ज्यादा है, तो मैथ्यू आगे आगे भागता रहेगा ना, डायना पीछे रहेगी, से आगे आगे भागता रहेगा। तो मैथ्यू पूरा ऐसा सर्कल करके डायना को कब मिलेगा, जब उसने एक राउंड ज्यादा मारा है एज कंपेयर टू डायना। करेक्ट ना, जब उसने एक राउंड ज्यादा लिया है। तो अगर तुम ऐसे बोल रहे हो, यहां पे दिया है मैथ्यू रन्स फास्टर देन डायना इन द मिडल ऑफ 5th राउंड, तो जब मैथ्यू 4.5 राउंड ट्रैवल कर रहा है ना, डायना 3.5 राउंड ट्रैवल कर रही है, इसलिए तो मैथ्यू ने डायना को ओवरटेक किया इन द मिडल ऑफ 5th राउंड। ये समझना है। तो इससे मुझे उसका स्पीड का रेशियो मिल जाता है 45:35, कट कर दो, 5 9 जा 45, 5 7 जा 35। तो इसका अगर स्पीड में बोल रहा हूं मैथ्यू का 9 मीटर पर सेकेंड है, तो डायना का कितना हो जाएगा, 7 मीटर पर सेकेंड, ऐसे समझना है। ओके, अब इससे वो अलग अलग क्वेश्चन बनाते रहेगा। तो ये तो समझ गया। अभी देखो यही क्वेश्चन दे देते, दे हैव टू फिनिश द रेस इन डेड हिट। डेड हिट मींस वही लीनियर रेस वाला। तो अगर दोनों यहां से यहां पे खड़े हैं, दोनों के दोनों, और ये रेस जो है वो डेड हीट में फिनिश करना है, तो क्या करना होगा, थिंक अबाउट इट। मैथ्यू को डायना को ऑलरेडी थोड़ा स्टार्ट देना होगा ना, कि डायना थोड़ा मुझसे आगे खड़ी रहे, नहीं तो मेरा तो स्पीड ज्यादा है, मैं तो जीत जाऊंगा, बट हमें तो रेस फिक्स्ड है, वो डेड हिट में फिनिश करना है, दोनों को सेम टाइम पे फिनिश करना है। तो वही बोल रहा है, ये जो मैथ्यू है उसको डायना को कितना स्टार्ट देना होगा। ओके, और रेस कितने मीटर का है, रेस जो है अभी बोल रहा है 3 किलोमीटर, 3000 मीटर का है। इसको और सिंपल कर देता हूं, क्योंकि हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना, ये सब तो हम वर्कशॉप में डिटेल में समझते हैं। तो अभी मैं बोल रहा हूँ 63 मीटर का ही रेस है। 63 मीटर का रेस है, तो समझो तुम्हारा ये जो मैथ्यू है वो 9 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो 7 सेकंड्स में वो रेस कंप्लीट कर देगा ना। हाँ, और 63 मीटर का अगर रेस है, डायना जो है 7 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो 9 सेकंड में वो रेस फिनिश कर दी ना। हाँ, अभी ये देखो, क्या तुम्हारी जो डायना है वो 7 सेकंड में कितना ट्रेवल कर रही है, 7 7 जा 49 मीटर, करेक्ट ना। हाँ, और 7 सेकंड में तुम्हारे मैथ्यू कितना ट्रैवल कर रहे हैं, 63 मीटर। ओके, तो फिर तुम ये क्या बोलोगे, ये जो डिस्टेंस है कितना, 63 माइनस 49 कितना है, 14 मीटर का है, करेक्ट ना। हाँ, 14 मीटर का डिस्टेंस जो है वो डायना पीछे रह जा रही है, 14 मीटर का डिस्टेंस पीछे। तो हम क्या बोल रहे हैं, डेड हिट में फिनिश करना है ना, तो डायना तुम ऑलरेडी 14 मीटर आगे खड़े रहो ना, 7 सेकंड में तुम 49 ट्रैवल करोगे, टोटल हो जाएगा 63, और 7 सेकंड में हमारा जो मैथ्यू है वो भी 63 जाएगा। तो 7 सेकंड में रेस कंप्लीट हुआ, डेड हिट पे कंप्लीट हुआ, दोनों ने फिनिशिंग लाइन 7 सेकंड में एक साथ पार किया, तो डेड हिट पे हो गया ना। हाँ, तो कितना मीटर का स्टार्ट दे रहा है, 14 मीटर का। अभी ये मैंने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट में बता दिया, ठीक है। अभी इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर करके वो स्टोरी बनाएगा। कॉन्सेप्ट इतना ही है। कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में अगर ट्रैवल कर रहे हैं, वो उसको ओवरटेक कब करेगा, जब उससे एक राउंड ज्यादा लेगा। ओके, और दूसरा कॉन्सेप्ट वही आता है, सेम डायरेक्शन में नहीं, वो बोल रहा है मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में भगा रहा हूँ। तो मैथ्यू और डायना दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि मैथ्यू अगर ऐसे जा रहा है, डायना अगर ऐसे जा रही है, क्वेश्चन वही है, व्हेन विल दे मीट। व्हेन विल दे मीट, व्हेन दे टुगेदर कंप्लीट वन राउंड। सी, ये सब भाग भाग के आएगा यहाँ पे, और ये सी भाग भाग के आएगी यहाँ पे, और टुगेदर दे विल कंप्लीट वन राउंड, दैट इज व्हेन दे विल मीट ना। वैसी प्रॉब्लम पूछे। ओके, और इसमें क्या प्रॉब्लम पूछ सकता है, एलसीएम एचसीएफ। ये जो है 10 सेकंड्स में पूरा राउंड कंप्लीट करती है, ये जो है 20 सेकंड्स में राउंड कंप्लीट करता है, तो दोनों कब मिलेंगे।
क्या लेना है, दोनों का एलसीएम विच इज व्हाट 60 सेकंड में 60 सेकंड में 6 राउंड कंप्लीट कर चुकी होगी, ये 3 राउंड कंप्लीट कर चुका होगा एंड दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम. सो व्हेन विल दे मीट, वेयर विल दे मीट, ऐसे टाइप की प्रॉब्लम. कॉन्सेप्ट इतना ही है. ओके, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे दोनों मिला के पूरा सर्कल का एक राउंड कंप्लीट करेंगे. सेम डायरेक्शन में जा रहे तो एक जो है दूसरे रनर से एक राउंड ज्यादा कंप्लीट करेगा तभी वो मिलेंगे. कब मिलेंगे वही पूछ रहा है ना. हाँ, तो मैंने बता दिया ना दोनों सिनेरियो में कब कब वो मिल सकते हैं. तो ऐसे वो तुम्हें सर्कुलर रेसेस के इसी कॉन्सेप्ट पे अलग अलग स्टोरी में डाल के प्रॉब्लम पूछते रहेंगे, जो हम अभी वर्कशॉप में 99 परसेंटाइल वर्कशॉप में इसे डिटेल में देखते हैं. तो समझ गया लीनियर रेस, समझ गया सर्कुलर रेस. सर और कुछ आता है क्या? हाँ, कुछ ऐसे आता है. अभी दो टाइप का कॉन्सेप्ट और बच जाता है जो हमारे स्पीड बेस्ड एग्जाम में आता है. एक है प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी, दूसरा है एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड तो बहुत ही सिंपल है ना. प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी बता दो. एवरेज स्पीड क्या होता है? कितना किलोमीटर ट्रैवल किया तुमने, 1000 किलोमीटर ट्रैवल किया, कितने टाइम में ट्रैवल किया, 25 आवर्स में ट्रैवल किया. तो बस ना कितना, ये तुम्हारा एवरेज स्पीड हो गया, जो भी है 40 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड है. तो ये तो बहुत सिंपल है, जिसे हम एवरेज चैप्टर में भी डिटेल में देखते हैं. उसके बाद आता है प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी. अभी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है. प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी मींस क्या, ये हम परसेंटेज में तो बहुत डिटेल में देखते हैं अलग अलग सिनेरियो में, बट अभी ये चैप्टर में समझ लो. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट. सो स्पीड इंटू टाइम करूंगा तो डिस्टेंस आएगा ना. हाँ, तो किसका प्रोडक्ट कंसिस्टेंट है? स्पीड इंटू टाइम का प्रोडक्ट कंसिस्टेंस है जो है डिस्टेंस. तो डिस्टेंस क्या है? वही पंजाब से हरियाणा वाला. तो पहले क्या हो रहा था, उसका स्पीड था 24 किलोमीटर पर आवर और अभी उसका स्पीड हो गया 30 किलोमीटर पर आवर. तो इसमें सीखना क्या है, स्पीड कितना बढ़ा, 24 से 30 बढ़ा, विच मीन्स 6/24 बढ़ा, विच मीन्स 1/4, 25% से तुम्हारा स्पीड बढ़ गया. अब इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस. क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर स्पीड बढ़ा तो टाइम कम होगा और स्पीड कम हुआ तो टाइम ज्यादा लगेगा. लॉजिक है ना ये. हाँ, तो अभी क्या हुआ, स्पीड बढ़ गया. स्पीड बढ़ गया तो क्या होगा, टाइम कम लगेगा. कितना टाइम कम लगेगा इसे हम डिटेल में देखते हैं वर्कशॉप में. अभी सिर्फ शॉर्टकट में बता रहा हूं क्या करना है. 25% से तुम्हारा स्पीड बढ़ गया तो टाइम कितने परसेंट से कम होगा, दोनों को ऐड करो. 4 + 1 5, 1/5 से टाइम कम होगा. 20% से टाइम कम होगा. 20% से जो टाइम कम हुआ वो कितना है, तो ओरिजिनली जितना भी टाइम था, ठीक है, वो 20% से कम हुआ एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 आवर. दिया है ना, इट टेक्स 1 आवर लेस. तो टोटल टाइम था इनिशियली 5 आवर्स. पहले 5 घंटे में ट्रैवल कर रहा था 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अभी 4 घंटे में ट्रैवल कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. समझेगा कैसे सर, करेक्ट किया है. इन दोनों का प्रोडक्ट सेम ही होना चाहिए ना. 24 × 5 120, 30 × 4 120 आ गया ना. वही पूछा था उसने, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पंजाब टू हरियाणा, 120. इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी. अभी ये एक सिंपल प्रॉब्लम था बट कॉन्सेप्ट समझ गया ना. यही कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट पे अलग अलग स्टोरी में डाल डाल के वो प्रॉब्लम पूछता रहेगा, तो अगेन हमने वर्कशॉप में डिटेल में कवर किया. सो ऐसे टाइप की प्रॉब्लम आ सकते हैं. तो अभी जस्ट टू समराइज एवरीथिंग, ट्रेन्स देखा, ट्रेन्स का कॉन्सेप्ट देखा, उससे कैसे कैसे स्टोरी बन सकता है टाइप में देखा. बोट्स देखा, बोट्स में क्या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए वो भी हमें पता है. 4 टाइप का स्पीड, उससे स्टोरी बनेगा. फिर देखा लीनियर रेस, उसमें कैसे टाइप की प्रॉब्लम वो डेड हीट वाले पूछते हैं. फिर सर्कुलर रेस, सेम डायरेक्शन में जा रहे, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे, तो डेड हीट वाले कैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं. फिर हमने देखा प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी. प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी का मीनिंग क्या होता है, उस पर कैसे कॉन्सेप्ट यूज करके तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. In the end, we also saw what is an average speed, जिसे हम डिटेल में देखेंगे in the chapter of average. So this completes learning the concepts with respect to time, speed and distance. So now we come on to the next chapter and understand the concepts in this chapter. Okay, क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, अलग अलग स्टोरी में डालेंगे और फिर हमारा प्रॉब्लम बनता रहेगा. कॉन्सेप्ट तो एक ही है ना. और अभी तो है चैप्टर टाइम एंड वर्क. तो वर्क तो तुम कर रहे हो, ठीक है, काम तो तुम कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता है. कितने टाइम में वो काम कर रहे हो ना, वो मैटर करता है. ओके, उसी से आता है कॉन्सेप्ट एफिशिएंसी. हो गया, इतना ही है, इतना ही है. इस एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. क्या बात कर रहे हो सर, टाइम एंड वर्क के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. यही किया है हमने वर्कशॉप. एफिशिएंसी से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. सर क्या एफिशिएंसी, एफिशिएंसी थोड़ा अच्छे से बताओ ना. और थोड़ा सा अभी कॉन्सेप्ट वर्कशॉप तो ऐसे भागो है क्या, 5 मिनट में बताना है. चलो देखते हैं एफिशिएंसी होता क्या है. थोड़ा सा समझा देता हूँ तो आइडिया आ जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है. तो अभी ये जो अपना छोटू है ना रमेश, ये वॉल बनाना है उसको, वो अकेला 5 दिन में बनाता है. ये है सुरेश, ये अकेला काम करेगा तो ये वॉल को 10 दिन में बनाएगा. और ये है महेश, ये अकेला काम करेगा तो ये वॉल को 15 दिन में बनाएगा. ओके, तो अभी क्या देखना है, ये अगर तीनों साथ में काम कर रहे हैं, रमेश भी, सुरेश भी, महेश भी, तो कितने दिन में ये वाला वॉल बनेगा. एक कोई और वॉल नहीं, इसी वॉल की बात कर रहे. तो वर्क तो सेम है. अभी वो बोलेगा ठीक है, इसमें अभी कैसे एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट यूज करना है. तो मैं क्या करता हूँ, 5, 10, 15 का एलसीएम लेता हूँ जो है 30, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो मैं बोल रहा हूँ अगर 30 भी लगाओगे ना तो ये वॉल बन जाएगा. तुम बोलोगे सर 30 नहीं 60 लेना है. अरे जो लेना है लो, 100 भी लिख दो. मैं ऐसा नंबर लिख रहा हूँ जिससे मेरा कैलकुलेशन इजी होगा, तो लिख दिया 30. तो उससे क्या पता चल रहा है, रमेश एक दिन में 6 ब्रिक्स लगाएगा सच दैट 5 दिन में वो अकेला वॉल बना देगा.
सुरेश एक दिन में 3 ब्रिक्स लगाएगा सच दैट 30 डेज में ये बॉल बना देगा, और महेश एक दिन में 2 ब्रिक लगाएगा सच दैट 15 डेज में वो 15 इंटू 2 वो ये बॉल बना देगा। ये 10 डेज में, एक दिन में 3 ब्रिक, 10 इंटू 3 30 ब्रिक्स लगा देगा। ये एक दिन में 6 ब्रिक्स, 5 दिन में 5 इंटू 6 30 ब्रिक्स लगा देगा। तो अकेले काम कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है ना। हाँ, अब क्या बोल रहा है, वो तीनों साथ में काम कर रहे हैं। उससे पहले मैं ये बताता हूँ एफिशिएंसी क्या है। बताओ तीनों में से सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन है? अपना छोटू रमेश। वो एक दिन में 6 ब्रिक लगाता है, एक दिन में 3 ब्रिक लगाता है, ये एक दिन में 2 ब्रिक लगाता है। तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन हो गया? रमेश। यही बोल रहा था मैं, एफिशिएंसी। काम कितना करते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने टाइम में वो काम कर पाते हो वो बताता है तुम्हारा एफिशिएंसी। तो ये एक दिन में 6 ब्रिक्स लगा रहा है, अरे कितना एफिशिएंट है अपना छोटू। उसके बाद ये था जो मैं एफिशिएंसी बोल रहा था ना, ये था। इसी एक कॉन्सेप्ट से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं ना, तीनों साथ में काम कर रहे हैं। तो अभी देखो एक दिन में कितना ब्रिक्स लगेगा? 11 ना। 6 ये लगाएगा, 3 ये लगाएगा, 2 ये लगाएगा, कितना ब्रिक्स लगाओगे तो वॉल बन जाएगा 30। सो बस इतना दिन लगेगा। और वो मेरे लॉजिक से भी आता है, क्योंकि अकेला रमेश 5 दिन में ये बॉल बनाएगा। अभी ये दोनों तो उसकी हेल्प कर रहे हैं ना। हाँ, तो 5 दिन से तो कम ही लगेगा, वो तो मेरा लॉजिक है। बट चारों ऑप्शन 5 दिन से कम है, 4, 4.5, 3, 3.33, तो ऐसा सब। तो मेरे को आंसर फाइंड आउट करने का तो हो गया ना। एक दिन में 11 ब्रिक्स लगा रहे तीनों, 30 ब्रिक्स लगाओगे तो वर्क फिनिश हो जाएगा। तो कितना टाइम लगेगा? 11 1 जा 11 2 जा 22, 8/11 दैट इज 0.72। अभी ये सब कैसे किया हमने? परसेंटेज के शॉर्टकट्स में हम ये सब सीखेंगे, बट दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, अभी ये बस स्टोरी बनाता रहेगा। ओके, अभी बोलेगा क्या तीनों ने साथ में काम करना शुरू किया, फिर महेश को बुरा लग गया कि अरे मेरा तो एफिशिएंसी कम है, तो दूसरे दिन वो चला गया। दूसरे दिन सिर्फ रमेश और सुरेश काम कर रहे थे, और सुरेश को भी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, इनसिक्योर हो गया कि अरे छोटू रमेश इतना एफिशिएंट है। तो फिर सुरेश भी भाग गया। तीसरे दिन से अपना अकेला छोटू रमेश काम कर रहा था। बोल रहा है बताओ अभी कितना दिन लगेगा टू फिनिश द वर्क। स्टोरी बना रहा है ना, कॉन्सेप्ट तो वही है। ओके, या तो ऐसे ही बोल सकता है, पहले दिन रमेश ने काम किया, फिर सुरेश ने उसको ज्वाइन किया, फिर महेश ने उसको ज्वाइन किया। थर्ड डे से तीनों ने काम करना स्टार्ट में, थर्ड डे ऑनवर्ड्स तीनों साथ में काम कर रहे थे। तो टोटल कितना दिन लगेगा टू फिनिश द वर्क। ठीक है, तो हमारे लिए सब सिंपल है, कुछ भी स्टोरी बनाओ। अभी इस पे हमने 7-8 स्टोरी बनाई है वर्कशॉप में। या पहले ये आया, या तो पहले दिन रमेश काम किया, फिर सुरेश काम किया, फिर महेश काम किया। ओके, फिर अल्टरनेट डेज पे काम कर रहा है, फिर रमेश आया, फिर सुरेश आया, फिर महेश आया, फिर रमेश आया, फिर सुरेश आया, फिर महेश आया। तो अभी तुम्हें देखना क्या है, कितना ब्रिक्स लग रहा है हर दिन। तो अभी इसमें देखो, पहले दिन अगर तीनों काम कर रहे हैं तो 11 ब्रिक्स लग गया, ठीक है। दूसरे दिन रमेश और सुरेश काम कर रहे हैं तो 9 ब्रिक्स लग गया, ठीक है। अब तक 20 ब्रिक्स लग चुका है। कितना ब्रिक्स बचा है? 10 ब्रिक्स बचा है, क्योंकि 30 ब्रिक्स लगाओगे तो वर्क फिनिश हो जाएगा। अभी कौन काम कर रहा है? रमेश। रमेश एक दिन में कितना ब्रिक्स लगाता है? 6 ब्रिक्स लगाता है। तो 10 ब्रिक्स लगाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 10/6। ओके, इसको सॉल्व कर दो, कितना हो गया? 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। ये भी सॉल्व कर दो, 1.66 डेज। 1.66 डेज जब अपना छोटू रमेश अकेला काम कर रहा था, और पहला 2 दिन, टोटल डेज कितना हो गया? 2 + 1.66, 3.66 डेज विल बी रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क, अगर ऐसा स्टोरी चल रहा है तो बस तुम्हें वही देखना है। अगर पहले दिन रमेश आ रहा है, दूसरे दिन सुरेश आ रहा है, तीसरे दिन महेश आ रहा है, तो पहले दिन 6 ब्रिक लगेगा, फिर 3 ब्रिक लगेगा, फिर 2 ब्रिक लगेगा। ऐसे तो 3 दिन में 11 ब्रिक लग गया, तो 30 ब्रिक्स लगाने के लिए कितना टाइम लगेगा? प्रॉब्लम इज ओवर। ओके, वैसे ही बोलेगा पहले दिन रमेश है, दूसरे दिन सुरेश ने उसको ज्वाइन किया, फिर तीसरे दिन महेश ने भी उसको ज्वाइन कर लिया। तो टोटल कितना दिन लगेगा टू फिनिश द वर्क? तो फर्स्ट डे रमेश कितना ब्रिक्स लगाएगा? 6। रमेश और सुरेश कितना लगाएंगे? 9। तीनों मिलाकर कितना लगाएंगे? 11। तो अब तक कितना लग चुका है? 15 ब्रिक्स लग चुका है ना। हाँ, पहले 2 दिन में। अभी कितना ब्रिक्स लगाना है? 15 ब्रिक्स लगाना है। उसके लिए एक दिन में कितना लग रहा है? 11 लग रहा है। तो कितना टाइम लगेगा? 11 1 जा 11, 4/11, 1/9 is 9, 1.36। ये कैसे कर रहा हूँ अगेन परसेंटेज में सीखेंगे। तो पहला 2 दिन और 1.36 डेज, 3.36 डेज विल बी रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क। कुछ भी डालने दो ना स्टोरी, क्या फर्क पड़ता है? कॉन्सेप्ट यही है। ओके, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, करेक्ट। ओके, एक थोड़ा अलग सा प्रॉब्लम आता है, उसे हम बोलते हैं मेन डे आवर्स। ओके, तो वो भी देख लेंगे हम। तो ये तो हो गया ना। सी, अगर इसमें स्टोरी में ऐसे भी आ सकता है, दोनों एक साथ इतने दिन पे काम कर रहे हैं, तो जब अकेला काम करेगा तो कितना दिन लगेगा? सेम एफिशिएंसी से ये भी सॉल्व होगा। ओके, और क्या आ सकता है? ऐसे भी कुछ दे सकते हैं। अभी इसे हम बोलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क। तो अभी क्या बोलेगा? सी, कॉन्सेप्ट वही है, स्टोरी चेंज हो गया। ओके, तो क्या हो रहा है? बोलेगा एक टैंक है, ये टैंक को फिल करने के लिए 3 टैप है। एक है टैप ए, दूसरा है टैप बी, तीसरा है टैप सी। टैप सी जो है ना, वो लीकेज टैप है। वो क्या करता है? टैंक को खाली करता है। तो जब टैप ए अकेला काम कर रहा है, विच मीन्स टैप बी और सी बंद है, तो टैप ए अकेला इस टैंक को 5 घंटे में भर देता है। टैप बी अगर अकेला काम कर रहा है तो वो इस टैंक को 10 आवर्स में इट विल फिल दिस टैंक कंप्लीटली। टैप सी का समझो, अभी क्या समझना है, ये टैंक पहले से ही पूरा भरा हुआ है, और जब मैं टैप सी स्टार्ट करता हूं ना, तो इट कैन एम्प्टी अ कंप्लीटली फिल्ड टैंक इन 15 आवर्स। वो बोल रहा है तीनों टैप अभी मैंने साथ में स्टार्ट किए, ए भी स्टार्ट है, बी भी स्टार्ट है, सी भी स्टार्ट है। तो ए और बी टैंक को भर रहा है, सी टैंक को खाली कर रहा है। तुम बोलोगे सर टैंक भरेगा ही नहीं। अरे भरेगा, क्योंकि इनका भरने का स्पीड
ज्यादा है एज कंपेयर टू इसका खाली करने का स्पीड, तो टैंक तो भरेगा। ओके, वो पूछ रहा है कितने टाइम में भरेगा, वो अपना क्वेश्चन। सेम कॉन्सेप्ट, बस देख लो एफिशिएंसी 5, 10, 15, एलसीएम क्या है 30। तो ये एक दिन में 6 ब्रिक लगा रहा है, एक दिन में 3 ब्रिक लगा रहा है, एक दिन में 2 ब्रिक लगा रहा है। 30 ब्रिक्स लगाने के लिए कितना टाइम लगेगा, 30/11। बट इस बार क्या हो रहा है, नेगेटिव वर्क हो रहा है। तो जब ये 6 ब्रिक लगा रहा है, ये 3 ब्रिक लगा रहा है, ये 2 ब्रिक निकाल रहा है, क्योंकि काम क्या है, काम है टैंक को भरना। तो ये तो भर रहे हैं, ये तो ब्रिक लगा रहे हैं, वो ब्रिक निकाल रहा है। वही ना एफिशिएंसी वाला कॉन्सेप्ट, राइट। तो एक दिन में कितना ब्रिक लग रहा है, 6 + 3 9 - 2 7। तो 30 ब्रिक्स लगाने के लिए कितना टाइम लगेगा, 30/7 विच इज इक्वल टू 7 4 28, 4.28। तो आंसर क्या होगा, 4.28 आवर्स विल बी रिक्वायर्ड टू फिल दिस टैंक। हो गया, कॉन्सेप्ट तो वही है, स्टोरी अलग है। गेटिंग इट? ओके, इसीलिए मैंने बोला एफिशिएंसी के एक कॉन्सेप्ट से टाइम एंड वर्क के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं। ओके, कभी कभी तो ऐसा डायरेक्टली पूछ लेता है क्या है ना, एफिशिएंसी क्या है। जैसे देखो ऐसे, A is thrice as efficient as B। तो इसका मतलब क्या है, A जो है वो एक दिन में 3 ब्रिक लगाता है, तो B जो है वो एक दिन में कितना ब्रिक लगाएगा, 1 ब्रिक लगाएगा। हाँ, एंड C is twice as efficient as B। so C is twice as efficient as B means वो B का दुगना एफिशिएंट है। तो B अगर 1 ब्रिक लगाता है तो C कितना ब्रिक लगाएगा, 2 ब्रिक लगाएगा। ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड व्हेन A, B एंड C वर्क इंडिविजुअली। तो हो गया ना फिर अभी सॉल्व। ओके, तो तीनों इंडिविजुअली वर्क कर रहे, तो एक काम करो, एक एलसीएम ले लो इनका, जो हो जाएगा 3 2, क्या ले लेता हूं 6 एलसीएम ले लेता हूं। तो 6 आ गया, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3। इसका मतलब क्या है, वो एक दिन में अगर 3 ब्रिक लगाता है तो 2 दिन में 6 ब्रिक्स लगा देगा। एक दिन में 1 ब्रिक लगाता है तो 6 डेज में 6 ब्रिक्स लगा देगा। ये एक दिन में 2 ब्रिक लगाता है तो 3 डेज में 6 ब्रिक्स लगा देगा। तो आ गया ना रेशियो ऑफ डेज, 2:6:3। प्रॉब्लम इज ओवर। हमें एफिशिएंसी से डरा रहे हो, हम तो सारे प्रॉब्लम एफिशिएंसी से ही सॉल्व करते हैं। तो ऐसा क्यों बोल रहे हो, कोई और भी मेथड है क्या? हाँ, एक और मेथड है जिसे बोलते हैं रेसिप्रोकल मेथड। अभी डिपेंड करता है वो एग्जाम में, 90% ऑफ द टाइम तुम एफिशिएंसी का मेथड यूज करोगे, 10% ऑफ द टाइम कभी कभी तुम्हें रेसिप्रोकल ही यूज करना। वो क्या होता है वो हमने वर्कशॉप में देख लिया। मेथड अलग है, कॉन्सेप्ट नहीं अलग है ना। इधर तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे, कॉन्सेप्ट इतना ही है, मेथड एक अलग हो सकता है जिससे हम सेम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे, तो वो हम वर्कशॉप में देख रहे हैं, नॉट रिक्वायर्ड हियर। तो डन विद दिस। ओके, हो गया ये। सर और आपने कुछ तो बोला था ना स्टार्ट में, एक मेंडे आर्स का है, वही अलग है। हाँ, तो अब तक जो भी सॉल्व किया ना, सब एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो रहा है, कुछ नया हमने किया ही नहीं। एक ही कॉन्सेप्ट है, अलग अलग स्टोरी में डाल के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। फिर आ जाता है तुम्हारा एक प्रॉब्लम, कुछ वो ऐसे होता है मेंडे आर्स। ओके, तो इसमें क्या होता है, ये फॉर्मूला वाला है। तो अभी क्या करते हो, समझो तुम्हें लेट्स से क्या मेजर करना है, हाँ वीट मेजर करना है, तो किसमें करोगे, केजी में। मिल्क मेजर करना है, किसमें करोगे, लीटर में। तो वैसे ही अगर तुम्हें वर्क मेजर करना है तो तुम ऐसे बोल सकते हो, मेन डे आवर्स। 10 आदमी 2 दिन काम कर रहे थे, हर दिन 4 घंटा काम कर रहे थे, तो कितना काम हुआ, 80 मेन डे आवर्स का काम हुआ। ऐसे 4 × 2 8, 8 × 10 80 मेन डे आवर्स का काम। तो इसीलिए वर्क को मेजर करने के लिए कोई यूनिट चाहिए ना, हाँ वो यूनिट को हम बोल रहे हैं मेंडे आवर्स। तो वो हो जाता है। ठीक है, तो पहले तो ये समझना ये होता क्या है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट है एफिशिएंसी मेंडे आवर्स, खत्म हो गया टाइम एंड वर्क। ओके, एमएचसीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसमें फॉर्मूला बनता है m1 d1 h1 अपॉन w1 इज इक्वल्स टू m2 d2 h2 अपॉन w2। हो गया। ओके, w1 इज इक्वल्स टू w2 का मतलब ये भी वही काम कर रहे हैं जो ये काम कर रहे हैं। अभी देखो 25 मैन, तो ये दे दिया, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज, ठीक है। वर्किंग 10 आवर्स अ डे, ठीक है। देन हाउ मेनी मैन, ये पूछ लिया, आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क वर्किंग 6 आवर्स अ डे इन 20 डेज। 20 डेज काम कर रहे हैं, 6 आवर्स अ डे काम कर रहे हो, पर डे 6 आवर्स। तो वर्क इज सेम ना, हाँ जो काम इन्होंने किया था ना, हाँ वही काम इन्होंने किया। वैसे इसे हम बोलते हैं मेन डे आवर्स वाले वर्क। इसको हमने अलग अलग स्टोरी में डाल के इस पे पूरा प्रॉब्लम कर लिया। इनफैक्ट एक तो हम ऐसी स्टोरी बना रहे हैं विच इज द स्टोरी ऑन ताजमहल। ओके, सो शाहजहां को बनाना है ताजमहल। तो ताजमहल बनाने के लिए उसने कभी डोर बनाया, कभी बुलंद दरवाजा बनाया, कभी शीश महल बनाया, कभी मीर बख्श बना रहा है। हर बार अलग अलग स्टोरी है, कॉन्सेप्ट वही है। कौन सा कॉन्सेप्ट, दो ही है, एक तो एफिशिएंसी, दूसरा मेंडे आवर्स। उसके अलावा क्या पूछ लो, कुछ है ही नहीं चैप्टर में पूछने के। तो हमने क्या किया, इस पे एग्जाम के प्रॉब्लम सॉल्व किए। तो स्टोरी में, हाँ स्टोरी में, तभी तो याद हो जाएगा ना। कॉन्सेप्ट तो दो ही है, स्टोरी तो बना सकते हैं ना, स्टोरी तो और 1000 प्रॉब्लम बना दूं मैं इससे, क्या जा रहा है। कॉन्सेप्ट तो दो ही है, उससे अलग अलग स्टोरीज बनाता रहूं। ओके, तो वो भी हमने किया है ताकि तुम भी देख लो कि बार बार वो कॉन्सेप्ट को स्टोरी में अप्लाई कर करके वो कॉन्सेप्ट हिट हो जाए तुम्हारे दिमाग। ओके, और कभी एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो, वही कर रहे हैं हम वर्कशॉप्स में। ओके, सो हो गया ना। इसमें से अंडरस्टैंड क्या करना है, 6 चीजें ना, 6 में से 5 दिया होगा, 1 पूछेगा, इन शॉर्ट दैट्स इट।
और कुछ है नहीं, 6 में से 5 दिया होगा, एक पूछेगा। बट इसमें भी थोड़ा अलग अलग स्टोरी आता है, सिनेरियो होता है, जो हमने अगेन अपने लेक्चर्स वर्कशॉप्स, लेक्चर की बोल रहा हूँ, वर्कशॉप्स में कवर किए, विच विल सी इट इन डिटेल देयर। ओके, क्या क्या अलग अलग सिनेरियो हो सकते हैं। क्या है अलग अलग सिनेरियो? मेन को मेन से ही कंपेयर करोगे, वुमेन को वुमेन से ही कंपेयर करोगे, चाइल्ड को चाइल्ड से ही कंपेयर करोगे, क्योंकि दोनों का एफिशिएंसी डिफरेंट है। ओके, तो मेन को वुमेन से नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि अगर मेन एक दिन में 6 ब्रेक लगा रहा है, वुमेन 5 ब्रेक लगा रहा है, तो एफिशिएंसी रमेश को सुरेश के कैसे कंपेयर करोगे ना, दोनों का एफिशिएंसी अलग है। हाँ, तो वैसा सिनेरियो आया तो क्या करना चाहिए, कॉन्सेप्ट तो इतना ही है और कुछ नहीं है। सिनेरियो आया तो स्टोरी में कैसे अलग अलग चीजें फिट होगी, वो हमने अगेन वर्कशॉप में देखा। तो दिस कंप्लीट्स टाइम एंड वर्क। आगे ना सारे कॉन्सेप्ट जितने पता होने, क्या सारे कॉन्सेप्ट, 2 ही कॉन्सेप्ट है, आगे हमें अच्छे से। ओके, काफी क्लियर है कि एफिशिएंसी क्या है, एट द सेम टाइम हमें ये भी पता है मेन डे आवर्स क्या है। अभी इसको जब हम 3 आवर्स का 3.5 आवर्स का वर्कशॉप करेंगे इन 99 परसेंटाइल वर्कशॉप, ये कॉन्सेप्ट इतना फिट हो जाएगा ना दिमाग में, उसके बाद ओनली थिंग यू हैव टू डू इज सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड वर्क एंड यू आर थ्रू विद दिस चैप्टर। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, जो है परसेंटेज। अगर अर्थमेटिक में कोई चैप्टर है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है परसेंटेज। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी सब जो है दे आर ऑफस्प्रिंग्स ऑफ परसेंटेज, बाकी सब जो है वो परसेंटेज से ही पैदा हुआ है। बिकॉज यू आर SIC है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कम्स फ्रॉम परसेंटेज। अगर परसेंटेज इस दुनिया में नहीं होता तो वो चैप्टर नहीं आता। प्रॉफिट एंड लॉस कम्स फ्रॉम परसेंटेज, परसेंटेज नहीं होता वो चैप्टर कहीं था ही नहीं। एंड ऑल योर रेस्ट ऑफ द चैप्टर, सेट थियरी, रेशियो, एवरीथिंग एज परसेंटेज। अगर तुम्हें परसेंटेज के ट्रिक्स नहीं आते, परसेंटेज की प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व करनी नहीं आते, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में क्लियर नहीं है, बाकी के चैप्टर तो भूल ही जाओ ना, क्या ही तुम्हें आने वाले। ओके, इसलिए परसेंटेज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। सर जल्दी से बताओ ना इसके कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसमें तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है। पहली बात तो तुम्हें परसेंट कैलकुलेट करने आता है। हाँ, 42 जो है वो 420 का कितना परसेंट है बता सकते हो ना। हाँ, 10%। ये एक हो गया, परसेंटेज होता क्या है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट जो तुम्हें पता होना चाहिए, दैट इज परसेंटेज इंक्रीज। पॉपुलेशन ऑफ द टाउन था 10 लोग थे, अभी वो हो गया 12। तो व्हाट इज एन इंक्रीज? तुम बोलोगे सर 2 का इंक्रीज। हाँ, वो ऐसे नहीं पूछता है, वो पूछता है व्हाट इज एन परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज का मतलब है कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। किस पे बढ़ा? 10 पे बढ़ा। तो पहले 10 था ना, हाँ 12 हुआ तो 2 बढ़ा, बट 2 जो बढ़ा वो किस पे बढ़ा? 10 पे बढ़ा ना। हाँ, तो वो 2 जो है वो 10 का कितना परसेंट है? 20% इंक्रीज। ये क्लासेस वाले ऐसे सब फॉर्मूला बनाते हैं। इनिशियल वैल्यू was this, final value is this, subtract final minus initial, यहाँ पे लिखो divided by initial value। ये सब कॉम्प्लिकेट करते हैं। इतना बढ़ रहा है, इतने पे बढ़ रहा है, तो वो उसका कितना परसेंट, ये होता है परसेंटेज इंक्रीज। पहले ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सेकंड कॉन्सेप्ट होता है परसेंटेज डिक्रीज। तो 10 था 8 हो गया, तो रेड्यूस हो गया ना इस बार। हाँ, बट इसको डिक्रीज बोलेंगे। तो 2 रेड्यूस हुआ ओवर 10, 2 10 का कितना परसेंट है? 20%, 20% डिक्रीज। डन, समझ गया कॉन्सेप्ट। इसके बाद बोलेगा, अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, इसके बाद बोलेगा सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। मतलब पॉपुलेशन ऑफ द टाउन वाज जो भी था, इट इंक्रीज बाय 10% फर्स्ट ईयर, दूसरे साल फिर से 10% से बढ़ा, तीसरे साल फिर से 10% से बढ़ा। तो बताओ 3 साल बाद पॉपुलेशन ऑफ द टाउन कितना है? तो वैल्यू में छोड़ देता हूं। अभी हर बार जब तुम वर्कशॉप देखोगे ये समझेगा कि हम वैल्यू को है ना आग बंद करते हैं। अरे वैल्यू दिख रहा है, नहीं सोचना, सब कुछ परसेंटेज में सोचना। परसेंटेज मतलब जो भी है, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 3,53,239, जो भी पॉपुलेशन है एक्स है। ओके, वो 100% है ना। हाँ, वो 100%, वो 10% से बढ़ा तो कितना होगा? 110%, राइट ना। वो जो भी पॉपुलेशन था वो 10% से बढ़ गया। अभी क्या होगा? 10% से और बढ़ा। 10% मतलब इसका 10%। ओके, तो इसका 10% क्या है? 11। तो ये कितना हो गया? 121%। मतलब जो भी पॉपुलेशन था 21% से बढ़ गया। अभी और 10% से बढ़ रहा है, तीसरा साल है ना, तो इसका 10%, इसका 10% क्या है? 12.1। तो अभी कितना पॉपुलेशन हो गया? जो भी पॉपुलेशन था वो 33.1% से बढ़ चुका है। अभी देखो वैल्यू, अभी अगर वो बोल रहा है कि पॉपुलेशन था 1 लाख, ओके, 1000, 10,000, 1 लाख, तो पॉपुलेशन 3 साल बाद कितना हो जाएगा? 1 लाख 33,100। ऐसे, इसे हम बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। फिर ऐसे सॉल्व करेंगे? नहीं, इसके लिए हमने मस्त शॉर्टकट बनाया। ओके, पहले इसका कॉन्सेप्ट खत्म करता हूँ, फिर बताता हूँ क्या इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है। वैसे ही होगा परसेंटेज डिक्रीज। सो बोला 10% से बढ़ा नहीं, 10% से कम हुआ, कोविड आया, पीपल आर डाइंग, दूसरे साल और 10% से कम हुआ, तो अभी कितना हो रहा है? तीसरे साल नहीं ले रहा, 2 ही साल बोल रहा है। तो देखते 100 था तो कितना हो गया? 10% से 90 हो गया ना। हाँ, तो 10% से कम हुआ। 10% किसका? 90 का। तो वो क्या होता है? 9। 90 में से 9 निकालो तो कितना हो जाएगा? 81। तो तुम क्या बोलोगे? 100 है, 81 हो गया, तो 19% से पॉपुलेशन कम हो गया। तो जो भी पॉपुलेशन था वो अभी क्या होगा? 19% से कम हो जाएगा। तो अगर वो बोल रहा है 1 लाख था पॉपुलेशन टाउन का,
ओके तो अभी कितना हो जाएगा, इसको 19% से कम कर दो। 1 लाख का 19% कितना होता है, 19,000। 1 लाख में से 19,000 निकाला तो कितना होता है, 81,000। हो गया ना पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, पता चल गया ना। अगेन क्या किया, वैल्यू को देखा नहीं, अरे वैल्यू छोड़ो छोड़ो, हाँ परसेंटेज। 10 गया मतलब इसमें इसका 10% है 10, तो 10 गया मतलब 90, इसका 10% है 9, 9 गया मतलब 81। हाँ जो भी पॉपुलेशन है वो 19% से कम हो गया। अभी देख रहा, अच्छा वैल्यू बता अभी, अच्छा 1 लाख, तो फिर उसको 19% से कम कर, या तो उसका 81% जो भी, इसे बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज। अभी कभी कभी क्या होगा, तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट समझा, परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, परसेंटेज डिक्रीज क्या होता है, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज क्या होता है। अब तक हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ओके। इससे स्टोरी बनेगा, देखना है बाद में, स्टोरी देखना है, कॉन्सेप्ट फिर स्टोरी। एक लास्ट बचता है इसमें कॉन्सेप्ट, इसके बाद एक और आएगा प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी, जो हम ऑलरेडी टाइम स्पीड डिस्टेंस में देख चुके हैं, तो वो थोड़ा आइडिया तो है ना। हाँ इसके बाद एक और आएगा, अभी बोलेगा इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है। पहले साल 10% से बढ़ा, ओके, फिर दूसरे साल 10% से कम हो गया, ओके। तो बताओ अभी कितना है पॉपुलेशन, तो हम बोलेगा वैल्यू दे रहा है, वैल्यू इग्नोर करूंगा मैं, हट देखना ही नहीं है। फिर जो भी था वो 100% है। 10% से बढ़ा तो कितना हो गया, 110। 10% से कम हुआ तो कितना होगा, अभी इसका 10% कितना है, 11 ना। हाँ तो अभी इसको 11 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो जाएगा, 99, करेक्ट ना। तो जो भी पॉपुलेशन था वो 1% से कम हो गया। तो अगर अभी वो पॉपुलेशन, अभी देखूंगा वैल्यू कितना है, 1 लाख है, तो पॉपुलेशन कितना हो जाएगा अभी, 99,000, 1% से कम हो गया। इसको बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज, हो गया परसेंटेज। एक और कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी, जो हम ऑलरेडी टीएसडी में देख चुके हैं, वही दो चीज का प्रोडक्ट कंसिस्टेंट होगा, दैट्स इट। प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी लिख दे दो, नहीं तो तुम बोले क्या सर लिखा नहीं, वो हो गया परसेंटेज के कॉन्सेप्ट हो गए, और कुछ नहीं है इसमें। अभी सीखना क्या है इसमें, इसमें कॉन्सेप्ट से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है, वो है स्टोरी, ओके। क्योंकि अलग अलग स्टोरी बना दे, वोटर्स एंड परसेंटेज वाला स्टोरी, स्टूडेंट के मार्क्स और परसेंटेज वाला स्टोरी, ओके। फिर सक्सेसिव इंक्रीज का अलग अलग स्टोरी, कभी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कभी बैंक में पैसे बढ़ रहे हैं, ओके। तो कभी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है, कभी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तो इसमें ना स्टोरी देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। कॉन्सेप्ट तो यही है, इसके बाहर कुछ नहीं है, ओके। बट स्टोरी अभी देखना है इसमें, क्या अलग अलग कैसे स्टोरी बन सकते हैं। दूसरा शॉर्टकट पता होना चाहिए कि सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज ऐसे नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ओके। एक शॉर्टकट होगा नंबर लाइन का, जैसे अभी थोड़ा सा बता देता हूँ कि 10% इंक्रीज हो रहा है तो 11 लिखो, और एक 10% इंक्रीज हो रहा है तो 11 लिखो, और एक 10% इंक्रीज हो रहा है तो 11 लिखो। 11 इंटू 11 इंटू 11 क्या होता है, 1331, 33.1% इंक्रीज। ऐसे 5-10 सेकंड में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कितने भी बार इंक्रीज करो, कितने भी बार डिक्रीज करो, इंक्रीज करके डिक्रीज करो, मैं सीधा ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज बता दूंगा, क्योंकि मुझे शॉर्टकट्स आते हैं। तो ये चैप्टर में कॉन्सेप्ट तो है, कॉन्सेप्ट तो हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट होता है। वो तो हार्ट है ना, हार्ट ही नहीं चल रहा तो बाकी का ऑर्गन्स का क्या करोगे। तो कॉन्सेप्ट तो है, बट कॉन्सेप्ट से ज्यादा इधर इंपॉर्टेंट है वो अलग अलग टाइप की स्टोरी देखना, एट द सेम टाइम शॉर्टकट पता होना। स्पीड भी चाहिए ना, शॉर्टकट क्यों चाहिए, स्पीड चाहिए। सॉल्व करने के लिए कोई भी कर रहा है, बट हम महाराष्ट्र सीईटी लिख रहे हैं तो हमारे पास स्पीड तो सब कुछ है ना, माई बाप हमारा स्पीड ही है, तो उसके लिए तो शॉर्टकट पता होनी चाहिए। क्योंकि ये शॉर्टकट तुम प्रॉफिट एंड लॉस में लगाओगे, एसआईसीआई में लगाओगे, सब कुछ यही होने वाला है, ओके। बैंक में पैसे बढ़ रहे ऐसे ऐसे, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रॉब्लम भी है। 3 साल बढ़े, 1 लाख रुपए रखा था, 3 साल बाद कितना होगा, 1,33,100। ऐसी वो स्टोरी बना बना के हमें बेवकूफ बनाते जा रहा है, ओके। वही चीज हमें समझते, ओके। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अलग अलग स्टोरी देखेंगे। परसेंटेज ग्रोथ का स्टोरी, 40% बढ़ा, 20% बढ़ा, पॉपुलेशन वाला स्टोरी, अलग अलग स्टोरी से वो ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, ओके। माइग्रेशन हुआ बर्लिन में, 10% बढ़ा, वही सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। फिर आएगा प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी, ये तो हमें पता ही है ना। बट इधर क्या करेगा वो, सी पहले क्या किया था, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। अभी क्या बोलेगा, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है, मैं 10 केजी 10 केजी राइस खाता था, ओके। जब प्राइस ऑफ राइस वाज ₹10, तो मैं 10 केजी ऑफ राइस खा रहा था। कंजम्पशन होता है ना, कंजम्पशन में कितना खा रहा हूँ, प्राइस मींस उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। तो 10 रुपया पर केजी था और मैं 10 केजी राइस खा रहा था, और मैं कितना पैसा दे रहा था, 100 रुपीज। ये मेरा सैलरी है, ये चेंज नहीं होगा। इनका प्रोडक्ट कंसिस्टेंट है, P इंटू सी इज इक्वल टू ई। अगर ये कंसिस्टेंट नहीं है ना, तो फिर ये तो प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी वाला प्रॉब्लम ही नहीं है, कंसिस्टेंट होना ही चाहिए, ओके। तो दो ही सिनेरियो, एक तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, या P इंटू सी इज इक्वल्स टू ई। और क्या बनाएगा, बना के और क्या ही बना सकते हो, दो चीज का प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी। अभी बोलेगा प्राइस बढ़ गया 25% से, by how much percent should I reduce my consumption so that the expenditure remains same? expenditure remains same जैसे बोला, मतलब समझ गया, हाँ ये प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी है। तो वो हमने शॉर्टकट सीखा था ना टीएसडी में। बढ़ गया, कितने से बढ़ा, 1/4 से बढ़ा, तो क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। 1/5 से दूसरा क्वांटिटी कम होगा, क्योंकि उनका प्रोडक्ट तो सेम है ना, तो एक बढ़ा तो दूसरा कम होगा। तो 1/5 से कम होगा मतलब ये 20% से कम होगा, ओके। तो आ गया ना आंसर, हाँ हो गया, दैट्स इट। ओके, अभी उसको प्राइस वैल्यू में
कैसे पुट इन करके प्रॉब्लम बनता है वो तो हम वर्कशॉप में देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट इतना ही है। तो अगर ये हो गया समझो प्राइस बढ़ के हो गया 12.5 क्योंकि 25% से बढ़ा ना, हाँ तो ये क्या हो जाएगा 8, 12.5 इंटू 8 100 आ जाएगा। तो उससे क्या समझा ये जो है 20% से कम हुआ, हाँ बिना ऐसा लिखे मैंने कर दिया। इन शॉर्ट ये जो टेबल में तुम्हें 6 चीज दिख रही है ना, 5 चीज 1 2 3 4 5, ये तो एक ही है ना, हाँ इसलिए 5 में से 4 दिया होगा, 1 पूछेगा। कॉन्सेप्ट इतना ही है, अभी इसका स्टोरी अलग अलग देगा। ओके कभी 5 में से 1 वैल्यू दे दिया, कभी ये दे दिया ये और बाकी का पूछ ये दे दिया और ये पूछ लिया। ओके बाकी का 3 लेट्स से ये दे दिया ये दे दिया ये दे दिया ये पूछ लिया, कुछ भी पूछेगा। तो ऐसे हम अलग अलग स्टोरी देखेंगे। तो इसलिए बताया था परसेंटेज में कॉन्सेप्ट के साथ साथ स्टोरी भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो हम बस उसे अलग अलग स्टोरी में पुट करेंगे प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी पे और देख लेंगे कि हमारा एग्जाम कैसे इस पे प्रॉब्लम पूछ सकता है। ओके और फिर हमारा प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी भी इसमें काफी क्लियर हो जाएगा। देखो इतने सारे प्रॉब्लम्स है व्हिच विल बी सॉल्विंग ऑन दिस। नेक्स्ट आता है क्वांटिटी चेंज टू टोटल चेंज। तो बोलेगा ये जो क्वांटिटी है जैसे एरिया ये बना है लेंथ इनटू ब्रेथ से, तो लेंथ इतना परसेंट चेंज हुआ ब्रेथ इतना परसेंट चेंज हुआ तो उसका एरिया पे इफेक्ट क्या हो। तो सिंपल है, अगेन सब कुछ हम परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे हैं, वैल्यू हम देखते ही नहीं है, वैल्यू हमें दिखता ही नहीं है, डर लगता है हमको वैल्यू से। ओके इसलिए वैल्यू लास्ट में देखेंगे। तो इतना प्रैक्टिस कर लेंगे ना परसेंटेज से ही परसेंटेज निकालने का, क्या वी विल बी वेरी मच थ्रू विद दिस मेथड। ओके सो ऐसे टाइप की प्रॉब्लम को हम कैसे हैंडल करेंगे। दूसरा स्टोरी परसेंटेज एंड वोट्स, ऐसे बहुत आते हैं। 2 ही वोटर है जो इलेक्शन में खड़े हुए, इतने टोटल वोट्स आए इलेक्शन में, इसमें से इतने वोट्स इनवैलिड हो गए, इतने ही वोट्स वैलिड है। ये वैलिड वोट के इतने परसेंट वोट जो जीत गया है ना उसको मिले, तो बताओ जो हार गया है ना उसको कितने परसेंट वोट मिले। नहीं तो वैल्यू दे दिया तो बोलेगा बताओ कितने वोट्स मिले। वैल्यू तो हम लास्ट में देखेंगे, हम लास्ट तक क्या करेंगे परसेंटेज में सॉल्व कर देंगे, मस्त सॉल्व कर देंगे और फिर देखेंगे अच्छा इतना परसेंट वोट ये लूजर को मिले, वैल्यू बताओ तो उसका इतना परसेंट तो वैल्यू आ गई। ठीक है वैसे हम अगेन विल अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ स्टोरी। एक और स्टोरी आता है मार्क्स वर्सेस परसेंटेज। 2 स्टूडेंट है, ओके एक स्टूडेंट को जो है पासिंग मार्क से इतना परसेंट कम मार्क्स मिला और उसे इतना मार्क्स मिला है। ओके और दूसरा स्टूडेंट है उसे पासिंग मार्क्स से इतना ज्यादा मार्क्स मिला और उसे इतना मार्क्स मिला है। ओके तो फिर दिखाएंगे हम ये देखेंगे इतना परसेंट इज इक्वल्स टू इतना मार्क्स, तो टोटल मार्क्स कितने, वैसे टाइप की प्रॉब्लम। ओके सो उन्हें कैसे हैंडल करना है, अगेन 2-3 स्टोरी देखेंगे इस पे, मार्क्स वर्सेस परसेंटेज वाले। एज आई सेड स्टोरी आर इंपॉर्टेंट ना, वो देखेंगे। फिर परसेंटेज ऑन परसेंटेज। ओके मेरा इनकम था जो भी है, वैल्यू कौन देखता है, ओके वैल्यू कौन देख रहा है, 100% इनकम है, उसका 20% मैंने क्लोथिंग में डाल दिया। ओके 2 कैंपस का टी शर्ट प्रिंट कर लिया, बचा 80%। जो बच गया है ना अभी 80%, हाँ उसका 30% मैंने एप्पल पेंसिल खरीदने में डाल दिया। ओके तो फिर जो बच गया ना अभी, जो बच गया अभी कितना 80 बचा था ना, 80 का 30% निकाला 24, वो चला गया 24 निकल गया 80 में से, तो कितना बचा निकालोगे कितना 56, राइट ना। 56% ऑफ माई इनकम। इनकम क्या है, क्या करना है, वैल्यू को देखते हैं नहीं 56, उसका मैंने क्या किया फिर 25% मैंने लेट्स से फूड में डाल दिया। तो अभी जो बच गया ना वो मेरा सेविंग है और सेविंग है 3000। ओके तो बताओ मेरा इनकम कितना है। सो फाइनली क्या किया परसेंट निकाला, फिर देखा अरे सेविंग्स तो कितना है उसका, जो भी बच जाएगा इतना परसेंट इज इक्वल्स टू इतना वैल्यू, तो टोटल वैल्यू कितना है लास्ट में वैल्यू देखेंगे। तो बस ये स्टोरी में फिट करेंगे परसेंटेज ऑन परसेंटेज, व्हिच मींस परसेंटेज का भी परसेंटेज निकालना है, इसका अलग अलग स्टोरी कैसे बन सकता है और हमारे एग्जाम में प्रॉब्लम कैसे आ सकता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। फिर परसेंटेज वर्सेज सैलरी स्टोरी है ये, अगेन जैसे परसेंटेज वर्सेज वोट्स का था ना वैसे ही सैलरी का स्टोरी आएगा। फिर परसेंटेज एंड रेशियो, तो ये रेशियो के बाद और अच्छे से समझा कि रेशियो से परसेंटेज कैसे आते हैं। एज आई सेड ना परसेंटेज के प्रॉब्लम सारे चैप्टर में होते हैं, तो परसेंटेज एंड रेशियो वाले देखेंगे कि अब उन टाइप के प्रॉब्लम को हैंडल कैसे करना है। परसेंटेज एंड सेट थ्योरी, ये सेट थ्योरी के बाद और अच्छे से समझेगा। ये सारे प्रॉब्लम्स हम परसेंटेज में नहीं लेंगे, ये जब हम सेट थ्योरी करेंगे ना तभी हम ये प्रॉब्लम्स भी देख लेंगे। बट तुम्हें समझना ये है क्या, इसलिए अभी यहाँ पे लिया है क्या परसेंटेज के प्रॉब्लम बाकी सारे चैप्टर से कनेक्टेड है, राइट। परसेंटेज एंड नंबर्स एंड देन सो ऑन। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस एसआईसी है तो डिराइव ही परसेंटेज से होता है ना, उसमें सोचना क्या, राइट। उसमें 1-2 अलग कॉन्सेप्ट है, वही डिराइव सब यहाँ से होता है। परसेंटेज समझ गया ना, तो 80% ऑफ एसआईसी हो चुका है, 80% ऑफ तुम्हारा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट भी हो गया। अभी उधर देखना है कि कैसा स्टोरी बना के वो हमें प्रॉब्लम दे सकता है। ओके एक कॉन्सेप्ट एसआईसी आएगा, एक कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस का, बाकी सब परसेंटेज का बनते रहेगा स्टोरी, ये तीनों चैप्टर। एंड दैट्स हाउ यू हैव टू डील with these chapters, okay, and that's what we'll be doing in our 99 percentile workshop. कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट को स्टोरी में डालते रहेंगे। स्टोरी भी ऐसा होगा जो हमारे एग्जाम में बार बार आ रहा है, बिकॉज वी हैड डन द एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ MHCET, तो स्टोरी भी बिल्कुल वैसी बने। ओके सो ऐसे सब करने के बाद क्या होगा, दिस चैप्टर विल बी
थ्रू इन योर माइंड एंड यू विल बी नोइंग क्या ये चैप्टर के प्रॉब्लम में बस इतनी कॉन्सेप्ट है, इतनी स्टोरी है, ऐसे अप्लाई करके आंसर निकालना है। काफी इजी हो जाएगा योर लर्निंग विद रिस्पेक्ट टू द चैप्टर ऑफ परसेंटेज। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पर जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एज यू नो इट ये परसेंटेज का ऑफस्प्रिंग है, परसेंटेज का बेटा है, तो परसेंटेज से ये डिराइव हुआ है। ओके, सो 80% ऑफ द कॉन्सेप्ट जो हम इस चैप्टर में यूज करेंगे वो हम परसेंटेज में ऑलरेडी सीख चुके हैं। ओके, सो व्हाट इज दिस नाउ? सो अभी इसका कॉन्सेप्ट, अब तुम पूछोगे सर कॉन्सेप्ट बताओ। हाँ, आदत पड़ गई है ना अभी इस चीज की। कॉन्सेप्ट बताओ, इस चैप्टर में कितने कॉन्सेप्ट्स हैं और फिर उस कॉन्सेप्ट्स को कैसे स्टोरी में फिट कर करके हम अलग टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में, विच विल हेल्प अस विद आवर एग्जाम प्रिपरेशन, राइट? सो कैसे करेंगे वो बताओ। तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट। अभी इसका तो इतना प्यारा चैप्टर है ना, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो भी स्टोरी में। इट इज जस्ट नॉट तुम कॉन्सेप्ट को स्टोरी में फिट करके प्रॉब्लम बना रहे हो, वो तो स्टोरी है ही प्रॉब्लम्स, ओके, बट इसका कॉन्सेप्ट ही अपने आप में स्टोरी है। ओके, कैसे, चलो समझते हैं। और ये है बैंक। जब भी इंटरेस्ट आ जाता है ना तो कौन आएगा? बैंक आएगा। ये है बैंक, ये है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मीन्स वो डेली वर्कर, एमबीए किया है इसने, इंजीनियरिंग किया है, ओके, किसी कंपनी में काम कर रहा है। तो इसके पास क्या है? इसके पास पैसे, ये मंथली अर्निंग्स है, इसके पास पैसे। तो ये पैसे कहाँ कर रहा है? डिपॉजिट। ये बैंक में डिपॉजिट कर रहा है। क्यों ऐसे रख रहा है बैंक में? टू रीजंस। एक तो सेफ्टी है, घर पे रहेगा तो प्रॉब्लम है। दूसरा जो है ना, ही इज अर्निंग फ्रॉम इट। ओके, बैंक क्या बोल रहा है? चलो मोहन है इसका नाम। मोहन तुम्हारे पास कितने पैसे? मोहन बोल रहा है मेरा मंथली सैलरी है 100 रुपीज। वो बोल रहा है एक काम करो ना, बैंक में डिपॉजिट कर दो। मोहन ने बोला क्यों बैंक में डिपॉजिट करूं? अरे अगर तुम 100 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करोगे ना तो एक साल बाद मैं तुम्हें उसका 104 रुपीज दूंगा। मोहन बोला सही है, पैसे रख के पैसे ग्रो हो रहे हैं। ओके, तो बैंक ने उस वक्त एक वर्ड यूज किया। क्या वर्ड था? 4% इंटरेस्ट। ये कौन से टाइप का इंटरेस्ट है डजंट मैटर, सिंपल या कंपाउंड है वो हम बाद में देखते। 4% इंटरेस्ट पे मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं। तो मोहन ने बोला अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ 2 साल रखता हूँ तो कितना होगा? तो बोला 8%। तो फिर समझा अच्छा सिंपल इंटरेस्ट से जा रहा है, तो ऐसा हर साल उसको मिलता रहेगा। ओके, अभी सिंपल और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है वो नहीं देखा, बट इसको बोलते हैं इंटरेस्ट। अभी बैंक क्या करेगा? बैंक क्या ऐसी पैसे छाप रहा है क्या? नहीं नहीं, वो आरबीआई थोड़ी है। ओके, ये तो एसबीआई बैंक है, या तो आईसीआईसीआई है, या तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, ओके, या तो एचडीएफसी है। ये वो वाला बैंक है, ये तुम्हारा आरबीआई नहीं है जो पैसे छाप रहा है, ठीक है, जो प्रिंटिंग कर रहा है वो नहीं है। तो फिर इसके पास एक्स्ट्रा पैसे आ कहां से रहे? ये ना क्या करता है, ये 100 रुपीज को ना लोन देगा। किसको लोन देगा? एक बिजनेसमैन है। ओके, ये एक बिजनेसमैन है जिसे ना बेवरेज फैक्ट्री लगाना है। तो ये तो सोच रहा है कि चलो मेरा एक ड्रिंक आ रहा है फूर्ती करके, तो मुझे उसका फैक्ट्री लगाना है, तो उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। ओके, तो पैसे कौन देगा? बैंक देगा। बैंक के पास बहुत पैसे। तो बैंक क्या बोलेगा, ठीक है बिजनेसमैन तुझे लोन चाहिए ना, कितने रुपीज का लोन चाहिए? बिजनेसमैन बोलेगा 100 रुपीज का लोन चाहिए। तो बैंक बोलेगा ठीक है ले ले, बट आफ्टर अ ईयर यू विल पे बैक टू मी ₹112। ओके, और इसको बैंक बोलेगा मैं तुम्हें 12% इंटरेस्ट पे दे रहा हूं। तो बिजनेसमैन बोलेगा ठीक है, ये क्या 12% सबकी बात कर रहे हो, छोटी बात मत करो मेरे सामने। मैं 100 रुपीज लूंगा, उसका 200 रुपीज बनाऊंगा। बिजनेसमैन हूं मैं, एंटरप्रेन्योर हूं, रोज शार्क टैंक देखता हूं मैं। तो बिजनेसमैन तो बहुत स्मार्ट है, तो उसने बोला मैं तो 100 का 200 बनाऊंगा, क्या 12 रुपीज छोटी मोटी बातें करते हो, ले लो। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे? बैंक का अर्निंग हो रहा है। बैंक ने जो है ना 4 रुपीज इसको दिया, हाँ 100 रुपीज लिया इससे, ठीक है, इसको 4 रुपीज दिया, बट बैंक के पास तो 112 रुपीज आया ना, तो 8 रुपीज का बैंक का क्या हो गया? अर्निंग हो गया। ऐसे ही वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देगा, इंसेंटिव्स देगा, बोलेगा और कस्टमर पकड़ो, फोन करते रहो, इनसे लोन लो, उनसे लोन लो, लोन दो, सॉरी, ओके। सो वैसे वो बैंक अपना अर्निंग करता है। सो ये दो केस में तुमने नई चीज सीखी, उसका नाम था इंटरेस्ट। यहाँ पे था 4% इंटरेस्ट, यहाँ पे था 12% इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट जो है ना, अभी समझ गया ना इंटरेस्ट क्या है, तो वैसी स्टोरी से अलग अलग प्रॉब्लम आएगा। तो मतलब ना इसके कॉन्सेप्ट में भी स्टोरी है। अब क्या करना है, वो इंटरेस्ट होता है दो टाइप का। पहला होता है सिंपल, जिसका नाम ही है सिंपल हूं मैं। सिंपल हूं मैं का मतलब क्या है? अभी ये कंज्यूमर को पकड़ लो, मोहन को पकड़ लो। तो मोहन ने 100 रुपीज बैंक में रखा, उसको फर्स्ट ईयर हो गया 104, 4 रुपए से बढ़ गया ना। हाँ, उसने बोला नहीं नहीं मेरे को पैसे नहीं चाहिए, रखो रखो, मेरे को सैलरी बहुत आ रहा है, तुम अपने पास ही रखो। तो बैंक का नेक्स्ट ईयर क्या हो गया? 108 हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर क्या हो गया? 112 हो गया। तो हर साल है ना 4% ऑफ द इनिशियल अमाउंट से तुम्हारा जो है वो पैसे बढ़ते जा रहे। अगर मोहन अभी 3 साल बाद जाता है और मोहन बोलता है क्या मेरे बेटे की शादी करानी है, तो मुझे बैंक से सारे पैसे निकालने हैं, तो तुम मुझे सारे पैसे वापस दे दो। तो बैंक कितना देगा अभी? 112 रुपीज। ओके, वो 4 3 साल बढ़ा, 100 रुपीज 112 रुपीज बन गए। इसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसी का एक फॉर्मूला आ जाता है जो हमें रट्टा मारने बोलते हैं, बट समझो उसको, I इज इक्वल्स टू P इंटू N इंटू R अपॉन 100। ये I क्या होता है? तुमने कितना इंटरेस्ट अर्न किया। तो मोहन अगर ऐसा बोलता है कि मैं 3 साल बाद पैसे निकालता हूँ, तो बताओ मैंने कितना कमाया, मैंने कितना अर्न किया। 100 रुपए तो मेरा ही है ना, वो तो मैंने रखा था।
हाँ उस पे मैंने कितना अर्न किया, तो वो ये वाला फॉर्मूला बताता है। पी मीन्स तुमने कितना अमाउंट दिया था, मोहन ने बोला मैंने 100 रुपए रखा, फिर वो पूछेगा कितने साल के लिए रखा, बोला 3 साल के लिए रखता, उसके बाद मुझे बेटी की शादी करानी है, तो ठीक है। फिर उसने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसने तो बैंक से पूछा कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, बोले 4% दे रहे तुमको, उसने बोला वो भी ठीक है चलो। फिर क्या हुआ, आ गया ना फॉर्मूला से, ये कट हो गया, 4 इंटू 3 क्या आ गया, 12 आ गया। तो ये 12 से हमें क्या समझा, हाँ तो उन्होंने बोला देखो मोहन तुम्हें ना 3 साल में 12 रुपीज कमा रहे हो, यू आर अर्निंग ₹12। 100 इन्वेस्ट किया, 112 लेके जा रहे हो, तुम 12 रुपीज कमा रहे हो, तो तुम बोला अच्छा, इसे हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सिंपल मीन्स इनिशियल जो अमाउंट था ना उसी पे बढ़ते जा रहा है, ओके वो चेंज नहीं होगा। फिर क्या होता है, फिर हम बिजनेसमैन पे जाते हैं। अभी बिजनेसमैन के साथ क्या कर रहा है पता है बैंक, उसके साथ कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहा है। ओके तो बैंक ने क्या बोला, चलो ये ना 112 का हम 110 कर देते, क्यों, समझने के लिए, कॉन्सेप्ट समझ रहे ना, कॉम्प्लिकेट तो प्रॉब्लम हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इससे कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू लेंगे, अभी कॉन्सेप्ट समझने के लिए सिंपल वैल्यू लेते। तो 10% था, ओके बैंक ने बोला क्या चलो मैं तुम्हें 10% पे देता हूं, तो बैंक का अर्निंग अभी क्या हो गया, 10 - 4 6 एंड नॉट 8, ठीक है क्योंकि 12 नहीं हो गया ना, बैंक ने 12 बोला, बिजनेस में बोला 12 नहीं देगा मैं, पैसे है मेरे पास बहुत, वो पैसे का कोई कमी नहीं है मेरे पास, बट तुमको 10 ही दूंगा मैं। दूसरा बैंक भी है ना, वो मेरे को 10 में दे रहा है, तुम लोग क्यों नहीं दे रहे, तो ऐसा कुछ स्टोरी बन गया है। तो अभी देखो, तो बैंक भी स्मार्ट था, बैंक क्या बोला, अच्छा बच्चू हमारे साथ पंगा, इधर के डॉन हम हैं, लोगों को फोन कर करके परेशान हम करते हैं, ओके लोगों को मामू हम बनाते हैं और तू हमें मामू बना रहा है। तो बैंक ने बोला ठीक है 10% ना 10%, बट बैंक ने ना सिंपल का कंपाउंड इंटरेस्ट कर दिया। ओके तो अभी क्या हो रहा है समझो, बिजनेसमैन के साथ, बिजनेसमैन ने 100 रुपीज लिया बैंक से, ठीक है उसने अपनी फैक्ट्री वगैरह लगा दी, उसके पास पैसे का कमी नहीं, उसके पास तो 200 है, दे सकता हो। फिर उसने क्या बोला, बैंक ने क्या बोला, 1 साल बाद तुम मुझे कितना वापस दोगे, 110, कोई बात नहीं ना, 10% ऑफ 100 बढ़ गया तो 110 हो गया। बट उसके नेक्स्ट ईयर क्या बोला बैंक ने, 10% ऑफ द प्रीवियस अमाउंट। प्रीवियस अमाउंट मतलब क्या, तुम पहले साल का 10% हर साल नहीं बढ़ाओगे, सिंपल इंटरेस्ट समझ के रखा है क्या, नहीं जितना हो रहा है उसका 10%। सो 110 था ना उसके बैंक में अभी, हाँ अभी क्या होगा, सी उसके बैंक में नहीं, उसने क्या किया 110 बैंक को दिया, ओके क्यों, क्या क्या हो रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है ना, हाँ तो पहले साल इंटरेस्ट कितना पे किया वो समझो, 10 रुपीज, करेक्ट ना, हाँ 100 लिया था और फिर 10 रुपीज, वो समझो इंटरेस्ट वापस दे रहा है। ओके नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, अभी ये देखो नेक्स्ट ईयर इसका 10%, तो ये कितना हो जाएगा 11, तो ये कितना हो गया 121। तो बिजनेसमैन ने बोला कि मैं 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 3 साल में वापस दूंगा। ओके तो अभी क्या हो रहा है, उसने कुछ वापस दिया ही नहीं है, उसने 100 रुपीज लिया बैंक से और बोला मैं 3 साल बाद वापस दूंगा। बैंक ने बोला अच्छा हर साल 10% से बढ़ेगा, तो बिजनेसमैन को लगा 10 10 10 30 होगा ना, वो तो सिंपल इंटरेस्ट में होता है। बैंक ने बोला ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 3 साल बाद तुम मुझे कितना दोगे, इसका 10 बढ़ा तो 11 बढ़ा, ये हो गया 121, फिर इसका 10% वो हो गया 12.1, तो ये कितना हो गया अभी 133.1। बैंक ने बोला 130 रुपीज वापस मत कर, 133.1 रुपीज वापस कर, ओके क्योंकि ये कंपाउंड हो रहा है। कंपाउंड, कंपाउंड का मीनिंग क्या है, प्रीवियस वाले ईयर का 10%, इनिशियल अमाउंट का नहीं, जो भी ये प्रीवियस जो भी बचा है, 1 साल में इतना हो गया ना अभी उसका 10%, 2 साल में इतना हो गया ना अभी उसका 10%, वैसे इसके लिए अगेन हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला तो हमने देख लिया, सो मैं इसको रब कर देता हूं, दैट वाज योर सिंपल इंटरेस्ट। इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, जो बुक में दिया होता है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n। तो बिजनेसमैन ने क्या बोला, मैंने 100 रुपीज तुमसे लिया है, हाँ कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तुमने मुझे दिया, 10% पे दिया, और कितने साल बाद में पैसे वापस करना हो, 3 साल बाद, तो मैं टोटल कितने पैसे वापस कर रहा हूं, इतने, और ये क्या है टोटल है। ओके वो सिंपल इंटरेस्ट की तरह नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट है, वो सिर्फ इंटरेस्ट देता है, उसके बाद तुम बोलते हो ठीक है इंटरेस्ट इतना है, उस पर प्रिंसिपल ऐड करो। ओके वो बोल रहा है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट टोटल अमाउंट जो है वो ये, तो फिर इसको भी सॉल्व कर दो, 10 1 जा 10 10 जा, ये क्या हो गया 10 + 1 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, ओके इंटू 100, तो ये कैंसिल हो गया, कितना बचा 11 क्यूब इज 1331, और क्योंकि नीचे एक 10 है तो यहाँ पे एक डॉट आ जाएगा, आ गया ना 133.1, सेम चीज बट बाय फॉर्मूला। ओके दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या पता होना चाहिए, इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है। क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। अभी इसमें क्या करेंगे, हम ऐसे मजदूरी करके सॉल्व नहीं करेंगे, हमने पता है परसेंटेज में कुछ बताया था मैंने, 3 कंसेक्यूटिव इंक्रीज ऑफ 10% को कैसे लिखते थे हम, 11 इंटू 11 इंटू 11, आ गया ना 133.1। इन शॉर्ट ऐसे मजदूरी करके हम एग्जाम में सॉल्व नहीं करने वाले, इससे टाइम बहुत वेस्ट हो। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो चाहिए बट परसेंटेज की तरह ट्रिक्स आना चाहिए, ये ट्रिक्स हम ऑलरेडी परसेंटेज में सीख चुके हैं।
ओके वो नंबर लाइन मेथड से जो एक्चुअल वर्कशॉप में होगा। अभी कॉन्सेप्ट वर्कशॉप में तो मैंने इतना कुछ बताया नहीं है, सिर्फ बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो एक्चुअल जो वर्कशॉप है हमारा उसमें हमने ये सारी ट्रिक्स सीख चुके हैं जो हम अप्लाई कर करके यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट वाले प्रॉब्लम भी काफी इजिली सॉल्व कर पाएंगे। ओके सो दैट्स इट, यही है कॉन्सेप्ट। ओके अभी इससे स्टोरी बनाता रहेगा। ओके फर्स्ट स्टोरी, इतना अमाउंट इतना बन गया, सिंपल इंटरेस्ट पे जा रहा है, इतना रेट है। ओके तो बताओ सम ऑफ मनी क्या है, वही आई इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, पी निकालो। ओके वैसे ही दूसरा प्रॉब्लम दे रहा है, वैसे ही एक और प्रॉब्लम है जस्ट टू टेस्ट योर कॉन्सेप्ट। तो अलग अलग स्टोरी आ रहा है, अभी तुम्हें बस ये सोचना है कि स्टोरी का आंसर निकालोगे कैसे। दैट इज व्हाट वी हैड डन इन आवर वर्कशॉप। तो एक बंदा है, उसके पास 1500 रुपीज है, वो बोल रहा है मुझे 1500 रुपीज को इन्वेस्ट करना है ताकि मैं उस पर इंटरेस्ट कमा पाऊँ। तो उसको दो अमाउंट में स्प्लिट कर देता है, फॉर एग्जांपल 1000 एंड 500। फिर एक अमाउंट से उसको इतना पैसे मिलता है, एक अमाउंट से उसको इतने पैसे मिलते हैं, ये अमाउंट ये रेट पे दिया, वो अमाउंट वो रेट पे दिया, तो बताओ कितने टोटल पैसे मिले। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इनको सबको टैकल कैसे करना है, 2 पार्ट्स में स्प्लिट अप करके कर दिया। इनको टैकल करने का हमारे पास ये स्टोरी, सब कॉन्सेप्ट तो वही है। ओके स्टोरी बदल रहा है, बार बार कुछ नया स्टोरी दे रहा है। कभी बिजनेसमैन का पॉइंट ऑफ व्यू, कभी बैंक का पॉइंट ऑफ व्यू, कभी कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू, कभी कस्टमर स्प्लिट अप करके देता है। ओके ऐसे सब पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे दे रहा है। एंड दिस विल कंप्लीट आवर सिंपल इंटरेस्ट। अभी टाइम्स वाला आता है। टाइम्स वाला बहुत प्रॉब्लम फेमस है एग्जाम में। मैंने जो भी अमाउंट किया था ना वो 10 गुना बढ़ गया। 10 गुना बढ़ गया मीन्स मैंने पी किया था बैंक में इन्वेस्ट, वो 10p हो गया, तो 9p तो मैंने इंटरेस्ट कमाया ना उस पर। हाँ ऐसी टाइप की प्रॉब्लम को फॉर्मूला में पुट इन करके कैसे हैंडल करना है, विल अगेन सी दिस इन द वर्कशॉप। ओके सो अभी मैं क्या बता रहा हूँ, बस ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट को फिट इन कर करके ये सारा स्टोरीज है। और ऐसा स्टोरीज ही क्यों बनाया, क्योंकि यही स्टोरीज से हमारे एग्जाम में भी प्रॉब्लम आता है ना महाराष्ट्र सीईटी में, इसीलिए हम ये सब स्टोरी देख। कैट होता तो अगेन स्टोरी बहुत अलग होता, स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड होता। अब कैट्स का जरूरत नहीं है, कैट थोड़ी लगना, महाराष्ट्र सीईटी का बात हो रही है। तो ये हो जाएगा। अभी सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस पे भी ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट में ना एक चीज बताना मैं भूल गया था, वो होता है हाफ ईयरली और क्वार्टरली। देखिए कॉन्सेप्ट वही है, कुछ अभी चेंज नहीं होगा, हो गया कॉन्सेप्ट तो हो गया पूरा, बट इसमें ना थोड़ा वेरिएशन आता है। तो उसने बोला मैंने अमाउंट इन्वेस्ट किया बैंक में, ठीक है 10% रेट पे, बट इट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसका मीनिंग क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मीनिंग क्या होगा, देखो 10% तो तुमको जो है वो बैंक दे रहा है। ओके बट वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली मीन्स क्या, 10% बढ़ेगा एक साल में 2 बार। कंपाउंडेड एनुअली होता है ना, एक साल 100 तुमने इन्वेस्ट किया, एक साल बाद 104 होगा ना, 2 साल बाद 108 होगा ना, अगर 4% रेट है तो, राइट। अभी ये क्या बोल रहा है, 10% रेट है बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो 10% एक साल में 2 बार बढ़ेगा। तो कैसे होगा, 100 का क्या हो जाएगा 105, हाँ फिर 105 का स्क्वायर 110.25। इन शॉर्ट कुछ नहीं, इसका मैंने क्या लिया, इसका मैंने 5% लिया। ओके जो है 5.25, इसमें ऐड करोगे तो आ जाएगा 110.25। ये शॉर्टकट ट्रिक है, हम मेंटल कैलकुलेशन के वर्कशॉप में सीख के अगेन परसेंटेज में और SICI में और प्रॉफिट एंड लॉस में अप्लाई कर दे, विच विल बी टोल्ड इन द एक्चुअल वर्कशॉप। करंटली आई एम जस्ट टेलिंग यू क्या हाफ ईयरली का मीनिंग क्या है। तो उसमें फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाता है, ये जो है ना देखो अभी फॉर्मूला ऐसे बनता है ना, P इंटू 1 प्लस 10/100 इंटू 1, अगर 10% एक साल बढ़ता, अभी क्या होगा 10% जो है वो साल में 2 बार बढ़ेगा। तो R को लिख दो R/2, N को लिख दो 2N। तो ये 10/2 ये बन गया 5 और ये 2 इंटू N, N कितना है, नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे एक साल है ना, हाँ एक साल में 2 बार बढ़ रहा है, तो N इज 1, 1 इंटू 2 इज 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5% का इंक्रीज 2 बार होगा। तो एक बैंक जो है वो 10% पे मुझे एनुअली दे रहा है तो कितना हो जाएगा 110, और एक बैंक जो है वो हाफ ईयरली दे रहा है तो कितना हो जाएगा 110.25। मैं किसमें इन्वेस्ट करूंगा, इसमें इन्वेस्ट करूंगा। क्यों उसमें इन्वेस्ट करूंगा, अरे 0.25% ज्यादा मिल रहा है ना, हाँ तो ऑफकोर्स ओके, क्योंकि वो 2 बार कंपाउंड। ऐसे वैसे वो बोल देता है कभी कभी क्वार्टरली। क्वार्टर का मीनिंग क्या होता है, पीरियड ऑफ 3 मंथ्स इज कॉल्ड एज अ क्वार्टर। तो ऐसे कितने क्वार्टर होते हैं एक साल में 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की जगह 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 की जगह 4 आ जाएगा, डन, बाकी कुछ नहीं चेंज होगा। तो 2.5%, चलो 20% बोल देता हूं, जो 2 साल में बढ़ रहा है एक साल में बढ़ रहा है 20%, तो जनरल बैंक का क्या हो जाएगा 100 का हो जाएगा 120। ओके और कंपाउंडेड क्वार्टरली वाले बैंक का क्या होगा 5 4 बार बढ़ेगा। गेटिंग इट, ओके। उसको भी अगेन शॉर्टकट से कैसे सॉल्व करना है, दैट विल सी ऑल दिस इन वर्कशॉप। जनरली ऐसे 4 साल बाद जो बढ़ता है उसको हम फॉर्मूला से ही सॉल्व करते हैं। ओके ये मेथड से और कॉम्प्लिकेट होगा, ये मेथड बेस्ट है जब हम 3 साल तक जा रहे हैं, उसके बाहर तो फिर ये मेथड भी कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट जनरली 90% ऑफ द प्रॉब्लम का आंसर ये मेथड से आ जाएगा जो हम वर्कशॉप में देख लेंगे। ओके गुड 3 hours ऑफ वर्कशॉप ऑन SICI, 3.5 hours, आई थिंक मोर देन दैट, बिकॉज ये चैप्टर ही ऐसा है। ओके क्योंकि इससे प्रॉफिट एंड लॉस फिर होगा और DI भी इससे ही बनता है हमारा। ओके तो फिर ये सारे चैप्टर्स में हम थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे ना, तो DI और बाकी के जो सारे चैप्टर्स है वो इजी लगने लगेंगे, इसीलिए वी आर स्पेंडिंग टाइम
इन द एक्चुअल वर्कशॉप ऑन दीज चैप्टर्स। तो बस ना, फिर ये कॉन्सेप्ट समझ गया, फिर क्या स्टोरी जाओ। बोल रहा है पहले साल 10% बढ़ा, दूसरे साल 15% बढ़ा, तीसरे साल 5% बढ़ा, तो टोटल कितना बढ़ा? ओके, कंसेक्यूटिव परसेंटेज इंक्रीज, जो हम परसेंटेज के चैप्टर में देखते हैं वो यहाँ पे। तो ऐसे भी हो सकता है ना, पहले साल कोई बैंक 10% से बढ़ा रहा है, दूसरे साल 20% से, तीसरे साल 5% से। सो इसके लिए हमने नंबर लाइन सीखा है, 5 सेकंड में आंसर आएगा ये सब, वंस यू नो द नंबर लाइन मेथड। वही सब सारी चीजें, ऐसे टाइप की प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिए। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, वो तो हमने देख लिया ना, तो उस पर भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कंपाउंडेड क्वार्टरली, वो भी हमने देख लिया क्या होता है। टाइम सी है, इतना मैंने अमाउंट इन्वेस्ट किया था, वो इतना टाइम हो गया, 5 टाइम्स हो गया, तो 4p से बढ़ा, बट इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर्मूला में पुट इन करके। यहाँ पे फॉर्मूला जरूरी है, कभी कभी फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो वैसे वाले ट्रिक्स भी हम सीखेंगे कि बिना फॉर्मूला यूज करे भी हम, मोस्टली हम बिना फॉर्मूला यूज करे सॉल्व करेंगे। कभी कभी फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब एग्जामिनर भी वही सोच रहा है कि इसको फॉर्मूला आना ही चाहिए, वो फॉर्मूला रट्टा मार के आना ही चाहिए। उसके ब्रेन में भी देयर इज अ सर्किट, ओके, जस्ट लाइक आवर स्कूल्स, जो फॉर्मूला बोलते रट्टा मारो, तो वो सोच रहा है कि तुम फॉर्मूला पढ़ के आए हो, तो इसीलिए वो ऐसे प्रॉब्लम भी बनाता है। बट जनरली हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तो वैसे टाइप की प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है वो हम सारी इस टाइप के प्रॉब्लम में देख लेंगे। फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, क्या मैंने 2 बैंक में इन्वेस्ट किया, एक में सिंपल इंटरेस्ट से बढ़ रहा है, एक में कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ रहा है, फिर मैंने दोनों बैंक का अमाउंट लिया, उनका डिफरेंस लिया, तो इतना आया। तो बताओ मैंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था दोनों बैंक में, और दोनों बैंक में मैंने सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया था। एक बैंक में सिंपल इंटरेस्ट पे, एक बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ओके, दोनों में 2 साल बढ़ा, फिर डिफरेंस लिया, तो दिस मच परसेंट इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू, सो टोटल वैल्यू इज व्हाट। तो अगेन परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, एंड विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कभी कभी डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई में हमें फॉर्मूला भी यूज करना पड़ता है, ओके, उसका भी फॉर्मूला है विच विल अंडरस्टैंड बाय लॉजिक, एंड देन विल अंडरस्टैंड ऐसे टाइप के सम को भी हम कैसे हैंडल करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है, डिफरेंस वाला रेशियो। सो बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है जो हमने सीखा है वो स्टोरी में, बट अभी वही कॉन्सेप्ट से अलग अलग सिनारियो में अलग अलग स्टोरीज बन रहा है, और वो स्टोरीज हमारे एग्जाम में बहुत फेमस है। वैसे ही पूछते हमारे एग्जाम में क्वेश्चन, तो एक बार वो स्टोरी देख लोगे ना, तो एग्जाम में देखोगे तो कुछ नया नहीं लगेगा ना, तो खुश हो जाओगे, अरे ये तो आता है, ये स्टोरी देखा है अपन। ओके, तो ऐसे ऐसे हम कॉन्सेप्ट को स्टोरी में अप्लाई करके SICI का चैप्टर क्रैक करेंगे। ओके, सो आई होप दिस गिव यू अ कंप्लीट आइडिया अबाउट व्हाट टू एक्सपेक्ट when it comes to concept understanding of simple interest and compound interest. So let's take our next chapter now, which is profit, loss and discount. ठीक है, एकदम मुनीम जी वाला काम होता है यहाँ पे। इतने में खरीदा, इतने में बेचा, इतना डिस्काउंट दिया, ये मेरा मार्क प्राइस था, परसेंटेज प्रॉफिट्स क्या है, परसेंटेज लॉस क्या है, डिसऑनेस्ट डीलर वाला प्रॉब्लम, ऐसे सब आता है इसमें। ठीक है, तो हम तो क्या करते हैं, इजी कर देते चैप्टर। तो अभी हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्या प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में क्या कॉन्सेप्ट है, फिर क्या करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को स्टोरी में पुट इन कर करके ये समझेंगे क्या इसी कॉन्सेप्ट से अलग अलग टाइप का स्टोरी, विच मींस अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम हमारे एग्जाम में कैसे आ सकते हैं। वही कर रहे हैं ना हम, कब से हर चैप्टर में वही कर रहे हैं, यहाँ पे भी वो चीज फॉलो होगा। अभी प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट देख के मैंने क्या बोला था, दिस इज अ ऑफस्प्रिंग ऑफ परसेंटेज। ओके, परसेंटेज नहीं होता तो ये दुनिया में ही नहीं आता। बहुत सारे परसेंटेज के कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होंगे जैसे SICI में हुए थे। SICI का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमने स्टोरी यूज किया था। सी, कॉन्सेप्ट में भी स्टोरी है, तो कितना इजी हो गया, स्टोरी तो फिट कर रहे हो, कॉन्सेप्ट समझने के लिए भी स्टोरी है। सेम विद प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, कॉन्सेप्ट समझने के लिए भी स्टोरी है। ओके, तो चलो फिर स्टोरी समझते हैं। तो दिस इज योर मोहन अगेन, फिर से आ गया वही SICI वाला अपना मोहन, बट इस बार जो मोहन है ना वो कस्टमर नहीं है बैंक का। इस बार जो मोहन है वो जो है, ही इज अ डीलर। ओके, और वो क्या कर रहा है, कुछ बेच रहा है। लेट्स से वो राइस बेच रहा है, दिस इज अ राइस व्हिच ही इज सेलिंग। ओके, तो उसको कितने में पड़ा ये राइस, उसने फार्मर से खरीदा होगा ना, तो उसको 100 रुपीज में ये राइस मिला। कॉन्सेप्ट समझ रहे ना, वैल्यू इजी लेते, उसके बाद तो डिफिकल्ट करना ही है। तो ये क्या हो गया, उसको कितने में खरीदा, खरीदा मीन्स उसका कॉस्ट प्राइस, तो उसका कॉस्ट प्राइस ये हो गया। ओके, इतने रुपीज में उसने वो राइस खरीदा, ठीक है। और फिर क्या करेगा, वो सेल करेगा ना। हाँ, उसने सेल कर दिया, वो कितने रुपीज में, रुपीज 150 में सेल कर दिया। तो 100 रुपीज में खरीदा, रुपीज 150 में उसने सेल कर दिया। तो पहला क्वेश्चन तो यही है, बता उसका प्रॉफिट कितना हुआ, ₹50। बट हमारे लिए तो वो ऐसे डायरेक्टली वैल्यू में नहीं पूछता, बोलेगा बताओ परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ। तो ये तो परसेंटेज के कॉन्सेप्ट में सीखा था, परसेंटेज इंक्रीज। 100 रुपीज था, 150 हो गया, तो इंक्रीज कितना हुआ, 50 इज इंक्रीज ओवर व्हाट, 100 पे 50 बढ़ा ना। हाँ, तो 50 100 का कितना परसेंट है, 1/2 विच इज नथिंग बट 50%, करेक्ट ना। तो ये तो सिंपल आंसर आ गया ना, परसेंटेज प्रॉफिट, ऐसे लिख देता हूं मैं, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 50%। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया।
अभी आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या हो रहा है पता है, वो है ना 150 रुपीज पे सेल कर रहा है, बट देन वो बोल रहा है कस्टमर आ नहीं रहे, मैं 100 रुपीज में खरीदा 150 में सेल कर रहा हूँ बट कस्टमर नहीं आ रहे, तो क्या करूँ अभी मैं। अभी आता है नया कॉन्सेप्ट विच इज ऑफ डिस्काउंट। अभी जैसे तुम डिस्काउंट देखते हो तुम भाग के आते हो ना, अरे 30% डिस्काउंट है चलो खरीदो, अरे 23% डिस्काउंट है चलो खरीदो। उसको कस्टमर का इनसाइट ये सब पता है कि डिस्काउंट देखते ही कस्टमर पागल होता है, तो बोला मैं डिस्काउंट देता हूँ। बट प्रॉब्लम क्या है, कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट दे दिया ना, चलो इस पे 20% का डिस्काउंट दिया उसने कॉस्ट प्राइस पे, तो 100 का 20% कितना होता है 20, 100 में से 20 निकाल दो कितना है 80, तो वो 80 रुपीज में बेचेगा, बट फिर तो लॉस कर रहा है वो, फिर तो बिजनेस करके क्या फायदा है, करेक्ट ना। तो वो ऐसा नहीं कर सकता है, कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट नहीं दे सकता है, इसीलिए एक नया कॉन्सेप्ट आता है, उसको हम बोलते हैं मार्क प्राइस। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम MP, नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बट मार्क प्राइस। तो क्या करता है, बोलता है मैं बहुत स्मार्ट हूँ, अभी ऐसे तुम मत करो। वो क्या करता है, अब पहले से ही उसका प्राइस बढ़ा के रख देता है। ओके, कितना बढ़ाया उसने, पहले से ही उसका प्राइस बढ़ा के रख दिया 200, उसको मिला 100 में, बट ऐसा वो चिपका देना लेबल, उस पर उसने प्राइस बढ़ा के रख दिया 200। फिर क्या बोलता है पता है कस्टमर को, मैं तुम्हें इस पे 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, आओ 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 खरीदो। 10% का डिस्काउंट दिया, विच मीन कितने में सेल करेगा वो, 20 निकाल दो ना, 200 का 10% कितना होता है 20, तो 180 में सेल कर रहा है। कस्टमर को बोल रहा है आओ खरीदो खरीदो, डिस्काउंट है 10% का। तो फिर क्या हो गया, यहाँ पे एक डिस्काउंट मिला, तो क्या क्या सीखा अभी यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस पहले पता था, फिर सेलिंग प्राइस पता था, परसेंटेज प्रॉफिट पता चला, यही हाँ कॉन्सेप्ट, यही चीज स्टोरी में आता रहेगा, तो समझो क्या क्या बोल रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज, फिर क्या हुआ मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्यों आया इस दुनिया में, क्योंकि डिस्काउंट देना था, करेक्ट ना। ये सब वर्ड्स याद रखो, ये 5 सर्कल 1 2 3 4 5, तो डिस्काउंट दिया। तो फिर कुछ कस्टमर्स आए, बट उसको लगा अरे यार अभी भी कस्टमर्स नहीं आ रहे, क्या करूं अब मैं। तो फिर उसने बोला एक काम करता हूं मैं, एक और 10% का डिस्काउंट दे देते। तो फिर उसने बोला ठीक है 10 नहीं, एक काम करते इस बार 20% का डिस्काउंट देते, ओके तो शायद कस्टमर आ जाए। तो ठीक है चलो, फिर 20% का डिस्काउंट उसने दिया, किस पे, इस पे। ओके, पहले उसने 10% का डिस्काउंट दिया, सोचा कस्टमर आ जाएंगे, देखेंगे डिस्काउंट है 10% का, आ जाएंगे, नहीं आ रहे नहीं आ रहे। तो फिर कस्टमर और स्मार्ट है ना, ले चले पहले 150 में रहता था, अभी तू 180 में दे रहा है और हमको ऐसे बोल रहा है क्या डिस्काउंट है। ओके, आइडली बहुत सारे कस्टमर को पहले पता नहीं था कि 150 में सेल हो रहा था। ओके, उनके लिए तो ये नया है ना, 1 साल बाद ऐसा कुछ कर रहा है। तो फिर ठीक है, फिर भी कस्टमर आए नहीं, तो उसने क्या बोला एक और डिस्काउंट देता हूँ 20% का ऑन दिस जो रिड्यूस किया है ना उस पे। तो अभी समझो ना 180 है, 180 का 10% कितना होता है 18, 20% कितना होता है 36, तो इसमें से 36 निकाल दो कितना बचा, 36 गया तो कितना हो गया 150, 144। अब वो 144 रुपीज में जो है उसका प्राइस जो है वो सेल कर रहा है, करेक्ट। तो अभी बताओ उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, पहले तो 100 रुपीज में उसने खरीदा, ओके 144 रुपीज में वो सेल कर रहा है, तो 44 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, ओवर व्हाट परसेंटेज इंक्रीज है ना, 44 ओवर 100 इज व्हाट 44% का उसे प्रॉफिट हो गया, तो 44% उसका अभी परसेंटेज प्रॉफिट है। ओके, अभी क्या हो रहा है, कस्टमर्स आते जा रहे एक के बाद एक कस्टमर्स आ रहे, बोलो अरे बहुत यार अपना मोहन जो है ना क्या डिस्काउंट दे रहा है, चलो उसी से राइस खरीदते हैं, बहुत कस्टमर्स आ रहे। फिर है ना उसका वहां पे जो काम कर रहा था छोटू, छोटू ने मोहन को आगे पूछा, अरे मोहन आपको पता है या कस्टमर्स बहुत आ रहे, तो है ना अभी मैं क्या करता हूँ पेंटर के पास जाता हूँ, एक नया बोर्ड बना के लाता हूँ और उस पर लिख देता हूँ कि इतना % डिस्काउंट हम दे रहे, ऐसा इतना बड़ा डिस्काउंट का बोर्ड लगा दो ना, लोग दूर से ही देख के आएंगे, अरे क्या मोहन के यहाँ पे इतना डिस्काउंट मिल रहा है, जाते। तो छोटू का क्वेश्चन एक ही था, क्या मोहन मैं कितना डिस्काउंट लिखूं उस पर, 20% लिखूं, नहीं, क्योंकि तुमने तो मार्क प्राइस 200 लिखा है ना, हाँ मार्क प्राइस 200 लिखा, फिर तुमने ट्रायल एंड एरर किया कि पहले एक 10% का डिस्काउंट दिया, ओके काम नहीं किया, उसके बाद उस पर एक 20% का डिस्काउंट दिया, हाँ तो वो काम किया ना। तो इधर क्या लिखूं मैं 10% का डिस्काउंट, फिर मोहन का थोड़ा और दिमाग चला उसने 20% का डिस्काउंट, तो कस्टमर तो पागल हो जाएगा, ऐसा क्या ये क्या बना रहा है हमको, पहले 10% का दिया फिर 20, मैं क्या उधर मैच करने बैठा हो गया। कस्टमर बोलेगा अरे एक ही नंबर लिखना ब्रो, तो ऐसे सब प्रॉब्लम कर रहा है मेरे लिए, ओके एक ही नंबर लिखो। तो ठीक है, अभी छोटू ने मोहन से क्वेश्चन पूछा कि सर एक नंबर बताओ ना मुझे, एक नंबर लिखो, क्या 10% 20%, तो इधर से एक नया क्वेश्चन बन, टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% इज इक्विवेलेंट टू वन डिस्काउंट ऑफ हाउ मेनी %। इधर आता है परसेंटेज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट। ओके, तो पहले क्या था समझो 100% था, जो भी प्राइस था 100%, 100% क्या है ये 200 मार्क प्राइस है ना, हाँ वैल्यू तो देखते नहीं ना, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट में ही सीखा था, अगर तुमने वर्कशॉप अटेंड भी नहीं किया तो वो भी पता चला ना, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट में वैल्यू देखते नहीं हम, वैल्यू देखते अरे वैल्यू किधर दिख रहा है हमको, तो
सिर्फ परसेंटेज देखते हैं। 100% वैल्यू था, उसको कितना रिड्यूस किया 10%, तो 90% बचा उसका। हाँ 10% रिड्यूस हो गया, यही 10% वाला डिस्काउंट। फिर तुमने क्या किया, उस पे 20% दिया, तो इस पे तुमने 20% का डिस्काउंट दिया। तो देखो ना 90 का 20% कितना होता है 18, 18 निकाल दो 19 में से, 18 निकाल दो 19 में से, तो कितना हो गया 72। विच मीन्स जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट का वैल्यू था ना, उसका 72% ही वैल्यू अभी बचा है। तो तुम डिस्काउंट कितने परसेंट का दे रहे हो, कितना परसेंट वैल्यू तुमने रिड्यूस कर दिया। 172 हो गया तो कितना तुमने रिड्यूस किया 28%। अभी मोहन बोलेगा छोटू इधर आ, इधर 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 इधर, क्या पूछ रहा था, डिस्काउंट कितना देना है, लिख 28%, मार दे बोर्ड, अपनी दुकान के बाहर एकदम दूर तक दिखना चाहिए, राइस पर 28% का डिस्काउंट है। ओके अभी क्या होगा, 200 रुपीज का जो राइस है ना, उसको मिला तो नहीं है, वो तो मार्क प्राइस है, बढ़ा के रखा है उसने, उस पर बोलेगा 28% का डिस्काउंट है। तो फिर कस्टमर कैलकुलेट करेगा, अच्छा 28%, तो क्या होता है इसका 28%, देख लो अभी 20% कितना होता है 40, 1% कितना होता है 2, तो 8% कितना हो जाएगा 16, विच मीन्स इसमें से 56 रुपीज निकाल दो, तो 200 में से 56 निकाला तो कितना हो रहा है 44, बराबर ना। हाँ उसी में सेल हुआ ना जो पहले हो रहा था। हाँ 44% का प्रॉफिट हो गया ना। हाँ ऐसे होता है क्वेश्चन, गॉट इट। तो मोहन के स्टोरी से ही हमारा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट्स खत्म हो गए। अब क्या बनेगा, ये मोहन का स्टोरी था ना, ऐसा 20 और स्टोरी बनाएगा और सिनारियो अलग अलग रखेगा। ओके कभी कॉस्ट प्राइस, अभी देखो यहाँ पे चीजें, कितनी चीजें हमारे पास, अभी बोर्ड नहीं देखना है, कितनी चीजें, कॉस्ट प्राइस है हाँ, सेलिंग प्राइस है हाँ, मार्क प्राइस है हाँ, डिस्काउंट है हाँ, और क्या परसेंटेज प्रॉफिट है, बस ना ये 5 चीजें, 5 में से 4 दी होगी, एक पूछेगा, हो गया। यही है तुम्हारा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। अब ये अलग अलग स्टोरी में, अलग अलग सिनारियो में कुछ चीज देगा, कुछ चीज पूछेगा, कुछ चीज देगा, कुछ चीज पूछेगा, बस यही सीखना है। वही कॉन्सेप्ट तो इतना ही। ओके सो लेट्स सी अभी क्या क्या स्टोरी बन सकता है ऐसे, परसेंटेज प्रॉफिट बताओ, परसेंट, ये तो सिंपल वाला सा परसेंटेज प्रॉफिट वाला स्टोरी है, क्या इतने में आया, इतना सब डिस्काउंट डिस्काउंट करके सेलिंग प्राइस इतना था, तो बताओ परसेंटेज प्रॉफिट क्या है। कभी कभी लॉस भी होगा ना, तो बोलेगा परसेंटेज लॉस बताओ, विच मीन्स क्या परसेंटेज डिक्रीज। तो ऐसे वाले हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स तुम्हें यहाँ दिख रहे होंगे वैसे सॉल्व करेंगे। फिर आ जाएगा मार्क प्राइस। ओके तो जैसी मार्क प्राइस आया तो क्या आएगा डिस्काउंट। तो पहले वाले सिंपल प्रॉब्लम थे ना, कॉस्ट प्राइस इतना था, सेलिंग प्राइस इतना था, परसेंटेज प्रॉफिट बताओ, तो वार्म अप प्रॉब्लम थे हमारे लिए। फिर जैसे डिफिकल्ट कब होता है, जब डिस्काउंट आता है। कॉस्ट प्राइस को मार्क प्राइस किया, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया, एक डिस्काउंट नहीं, 2 डिस्काउंट नहीं, 3 डिस्काउंट दिया, तो फिर इतने में सेल हुआ, तो परसेंटेज प्रॉफिट बताओ। तो वैसे टाइप के प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है, विल सी इट इन दिस पार्ट। ओके विच इज परसेंटेज प्रॉफिट, मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट। तो धीरे धीरे हमारा डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है। एंड एज यू कैन अंडरस्टैंड ये सारे वही स्टोरी है जो तुम्हारे एग्जाम में आते हैं। ओके तो हमने उसी तरीके की स्टोरी बनाया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेल। फिर आ जाता है सक्सेसिव डिस्काउंट। नया है तुम्हारे लिए, नया है नहीं ना, वही ना, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% इज इक्विवेलेंट टू 1 डिस्काउंट ऑफ हाउ मेनी परसेंट। वो भी हम नंबर लाइन से करेंगे। 2% डिक्रीज हो रहा है, 1% डिक्रीज के लिए 9 लिखो, एक के लिए 8 लिखो, 9 इंटू 8 72, याद है ना 172 बन गया था। हाँ वो भी हम वैसे नहीं सॉल्व करेंगे जैसे मैंने बताया था, वो तो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा था, शॉर्टकट तुम्हें अभी तक नहीं पता है, वो तो नंबर लाइन से आएगा जो हम परसेंटेज में बहुत अच्छे से सीखेंगे। देखिए उसके बाद ये सब बहुत इजी हो जाएगा। तो सक्सेस डिस्काउंट थोड़ी तुम्हारे लिए थोड़ी ना है। ओके सिर्फ इसमें समझना है कि अलग अलग सिचुएशन में परसेंटेज और वैल्यू के साथ कैसे खेलना है, सो दैट यू कैन रीच ऑन टू द राइट आंसर। सो ये सारे हम देख लेंगे। फिर आता है एक डिसऑनेस्ट डीलर। अभी ये भी एक नया स्टोरी है, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट को छोड़ दो, उसके अलावा कुछ नहीं है। डिसऑनेस्ट डीलर क्या है पता है, एक बानिया है ओके और वो बानिया क्या बोल रहा है, मैं ना उसके पास 1000 रुपीज का वो है राइस है, ठीक है। तो कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए उसने क्या बोला, देखो सब लोग तुम्हें 1000 रुपीज में बेच रहे हैं, मैं तुम्हें 950 में बेचता हूँ, मैं बहुत ऑनेस्ट बानिया हूँ, मेरे से ले लो, प्राइस ले लो। तो फिर ऐसा बोलता रहा वो, तो कस्टमर बेचारे इमोशनल हो गए, इंडियन कस्टमर है, तो उन्होंने बोला अच्छा 1000 रुपीज का राइस तुम 950 में बेच रहे हो, तो 1000 रुपीज 1 kg में आता है, मतलब 1 kg में तुम 1000 रुपीज जनरली जो दूसरे किराने स्टोर वाले दे रहे हो तुम 950 में दे रहे हो। हाँ तो उसने बोला हाँ मैं दे रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत ऑनेस्ट बानिया हूँ, ठीक है। बट ये ऑनेस्ट बानिया नहीं था, डिसऑनेस्ट बानिया था। क्या कर रहा था पता है, 1000 रुपीज 1 kg का राइस था, ठीक है, 1 kg का राइस 1000, वो 950 में दे रहा था। बट फिर वो क्या कर रहा था, उसका जो वजन वाला काटा था ना वेइंग मशीन, उसमें फॉल्ट था। वो नायक मूवी देखा है ना, ऐसा फॉल्ट रहता है मशीन में, तो मशीन में वो रखता था 900 ग्राम, मशीन बताता था 1000 ग्राम। तो क्या कर रहा है वो, कस्टमर थोड़ी घर पे वेइंग मशीन लेके बैठा है क्या, अरे मेजर करेगा, अरे इसमें 100 ग्राम कम है, ओके इसका फायदा उठा रहा था। तो वो बोल रहा था मैं तुम्हें 1000 ग्राम दे रहा हूं, बट दे रहा था 900 ग्राम ही, और बोल रहा था देखो मैं तो प्राइस कम कर रहा हूं, बट एक्चुअली में वो बड़ा प्रॉफिट कर रहा था, बड़ा गेम खेल रहा था, डिसऑनेस्ट बानिया था वो।
तो वैसे टाइप के प्रॉब्लम को, अभी बोलेगा बता उसका प्रॉफिट के, तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है, अगेन विल सी दिस इन डिटेल इन द वर्कशॉप। ओके, बट देखो अभी स्टोरी वही है, कॉन्सेप्ट वही है, स्टोरी अलग है। ओके, तो ये स्टोरी एक बार देख लिया ना तो एग्जाम में कुछ नया नहीं लगेगा। एग्जाम में भी तुम सॉल्व कर सकते हो, बट देन दिमाग लगाना पड़ेगा ना। अब क्यों दिमाग लगाना एग्जाम में, लेक्चर में दिमाग लगा रहे ना, वर्कशॉप में दिमाग लगा रहे ना, तो एग्जाम में क्यों लगाना, इसीलिए। फिर आ जाता है प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी। ओके, वो तो हम पढ़ चुके हैं, कहाँ कहाँ पढ़ा, टीएसडी में पढ़ा, परसेंटेज में पढ़ा, अभी प्रॉफिट लॉस, कुछ चीज का प्रोडक्ट कंसिस्टेंट होगा तो ये इतना परसेंट से बढ़ा तो वो उतना परसेंट से कम होगा। ओके, फिर उसमें वैल्यू के साथ खेलो और फिर आंसर निकालो। फिर आते कंपैरिजन वाले क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स, बताओ प्रॉफिट कितना है। तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम को हैंडल क्या करना है। ओके, सो बेसिकली वही तुम निकालते जा रहे हो एक के बाद एक, क्या परसेंटेज प्रॉफिट क्या है। ओके, बट स्टोरी चेंज होते जा रहे हैं, वो स्टोरी को हैंडल कैसे करना है, एक बार वो देख लिया ना, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। फिर ऐसे आते हैं इसमें स्टोरी, ये सारे स्टोरी वो है हमारे एग्जाम वाले, ये कुछ हम बाहर के एग्जाम से नहीं ले रहे। सो 2 आर्टिकल्स सोल्ड, वन एट अ प्रॉफिट वन एट अ लॉस। तो मैं 2 आर्टिकल बेच रहा हूँ, एक पे मैंने प्रॉफिट कमाया, एक पे मैंने लॉस कमाया, बताओ ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस हुआ मुझे। तो वैसे टाइप की प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है, विल अगेन सी इट इन आवर वर्कशॉप। सक्सेसिव सेलिंग, सक्सेसिव सेलिंग वाले भी बहुत आते हैं अपने एग्जाम में। वो कुछ ऐसे बोलता है, यहाँ पे कौन कौन है, 3-4 लोग, एक है होलसेलर, एक है मैन्युफैक्चरर, एक है होलसेलर, एक है शॉपकीपर, एक है कस्टमर। तो एवरी ट्रांजेक्शन यील्ड्स अ प्रॉफिट ऑफ 6.25% टू द सेलर। तो मैन्युफैक्चरर किसको सेल कर रहा है, होलसेलर को, होलसेलर किसको सेल कर रहा है, शॉपकीपर को, शॉपकीपर किसको सेल कर रहा है, कस्टमर को। बेटा कस्टमर को प्रोडक्ट अगर इतने प्राइस में मिला है और हर बार जो है हर ट्रांजैक्शन में जो बेच रहा है उसे 6.25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो बताओ ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल क्या था। तो इसमें प्योरली किसका कॉन्सेप्ट लगता है, परसेंटेज। परसेंटेज में तो हम आराम से 4 घंटा पढ़ेंगे, उसके बाद तो ये सारी चीजें बहुत इजी लगने लगेगी। ओके, सो वंस यू आर डन विद परसेंटेज हमें पता चल जाएगा इसे शॉर्टकट से कैसे सॉल्व करना है। ये मैं 20 सेकंड में सॉल्व करने वाला हूँ वैसे एग्जाम। ओके, तुम भी वंस यू नो ऑल दोस शॉर्टकट्स। वैसे ये रेशियो एंड रेशियो के साथ तो किसी भी चैप्टर को कंबाइन कर लो, प्रोबेबिलिटी हो, पीएनसी हो, ओके, या तुम्हारा परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, एसआईसीआई हो, एवरेज हो, ओके, जो भी है चैप्टर उसको तुम रेशियो के साथ कंबाइन कर सकते हो ना। तो इसको भी रेशियो के साथ कंबाइन करके देखेंगे क्या कैसे हो सकता है यहाँ पे, राइट। सो दैट्स इट, इतना कॉन्सेप्ट और इतनी स्टोरीज में वो कॉन्सेप्ट फिट करके हमारा जो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट वाला चैप्टर है उस पर पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। फिर कैसा भी प्रॉब्लम आ जाए इस पे, इनफैक्ट अगर वो एक पूरा डीआई का सेट भी बना दे, अभी तुम सोच लो सर इससे तो एक प्रॉब्लम आएगा ना, जरूरी थोड़ी है पूरा एक डीआई का सेट बनाया तो प्रॉफिट एंड लॉस पे, जैसे आईबीपीएस पीयू वाले करते, उसने हमारे महाराष्ट्र सीटी के एग्जाम में कर दिया, तब क्या। ओके, तो इस पे क्लैरिटी चाहिए, इसलिए हमने परसेंटेज, एसआईसी या प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस पे सीधा सीधा एक डीआई सेट भी आ सकता है, राइट। बट वी विल बी वेरी क्लियर, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी यू गिव मी, my concept is clear and I know how to apply this concept in various stories, and I had seen all the type of stories that comes in my exam. Okay, so no one can stop me from solving problems on profit and loss once I'm clear with such